हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। अध्याय 1671। एल्बा वहां गतिहीन खड़ी रही। अब उसके पास कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं था और वह केवल असहाय होकर अपने भाग्य को स्वीकार कर सकती थी। वह समझती थी कि आज कॉर्नेलियस के जहाज पर सवार होने के बाद क्या होगा। दुर्भाग्य से, भले ही वह जानती थी, एल्बा के पास इसे बदलने का कोई रास्ता नहीं था। वह अब साहिल के साथ अपनी डील पूरी नहीं कर सकती थी। एक बार जब उसने इसके बारे में सोचा तो एल्बा को अचानक बहुत गुस्सा आया। वह मुझे थोड़ा और समय क्यों नहीं दे सका? मैंने अपना भाग्य बदलने और अपने परिवार को बचाने का एक रास्ता खोज लिया था, लेकिन मैं समय से हार गई। एल्बर इसे स्वीकार नहीं कर सकती थी। काश उसे साहिल के साथ अच्छे संबंध बनाने, साहिल को फर्म का विस्तार करने और डील पूरी करने में मदद करने और साहिल के मास्टर उस सीक्रेट सेंट से मिलने के लिए थोड़ा और समय मिलता जो स्टार किंगडम के अंधेरे में छिपा है, तो उसे अपने और अपने परिवार के भाग्य को बदलने का अवसर मिलता। हालांकि उसकी सफलता की संभावना बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन इतने सालों के बाद एल्बर के पास यही एकमात्र उम्मीद थी। अब उस बदमाश कॉर्नेलियस के कारण उसकी सारी योजनाएं चकनाचूर हो गई थीं। एल्बर की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी जब उसने अपनी ओर तेजी से आ रहे बूढ़े आदमी को एकटक देखा। ये सब उनकी गलती है। चाहे उसके परिवार का भविष्य कुछ भी हो और उसका भविष्य कितना भी दयनीय क्यों न हो, एल्बर इस घटना के बाद कॉर्नेलियस को कीमत चुकाने के लिए सब कुछ करेगी। जब बूढ़े आदमी ने एल्बर की आंखों में चमक देखी तो वह किसी कारण से अंदर ही अंदर सिहर गया। फिर वह खुद पर हंसने लगा। वह सिर्फ एक ऐसे परिवार की तीसरी युवा मालकिन है जो रहने वाला है और वह उत्तराधिकारी भी नहीं है। उसके पास कितनी शक्ति हो सकती है? अगर उसने आज काम पूरा कर लिया तो उनके पीछे एक बहुत बड़ा समर्थक हो सकता है। वे रूलर रैंक की एक छोटी लड़की से कैसे डर सकते थे? खुद को संभालने के बाद बूढ़े आदमी ने अपने होठों के कोने पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई। फिर उसके हाथ एल्बर की ओर बढ़े। जब तक वह उसे पकड़ लेता, मास्टर कॉर्नेलियस के साथ भोजन करने के लिए ले जाता और बाहरी दुनिया के साथ साझा करने के लिए इसे रिकॉर्ड करता, तब तक उसका मिशन सफल माना जाता। आसपास के गार्ड्स और मेड्स जिन्हें उड़ा दिया गया था, वे केवल बूढ़े आदमी को एल्बर की ओर बढ़ते हुए देख सकते थे। वे कुछ नहीं कर सकते थे। उनकी ताकत बहुत कम थी। उनके बीच उच्चतम युद्ध शक्ति वाला व्यक्ति केवल एक इमॉर्टल रैंकर था। वे एक सॉवरन रैंकर को कैसे हरा सकते थे? कॉर्नेलियस ने भी दूर से मर्चेंट शिप को करीब से देखा। उसके हाथ कसकर एक साथ बंधे हुए थे। वह झूठ बोलेगा अगर उसने कहा कि वह घबराया हुआ नहीं था। वह लंबे समय से इसकी योजना बना रहा था। यह इस बात से संबंधित था कि क्या वह भविष्य में लाइटफुट परिवार के मुखिया के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय अपने नियोक्ता का समर्थन प्राप्त कर सकता है। कॉर्नेलियस को भी इसे महत्व देना था। अपने नियोक्ता के समर्थन के साथ उसके लाइटफुट परिवार का मुखिया बनने की संभावना कम से कम 80% होगी। अपने नियोक्ता के समर्थन के बिना ये 20% से अधिक नहीं होगी। यह अंतर मामूली नहीं था, इसीलिए उसने यह बड़ा जुआ खेला। एक सॉवरन रैंकर की गति को देखते हुए एल्बर के पास आत्महत्या करने का कोई मौका नहीं होना चाहिए। कॉर्नेलियस ने अपने दिल में चुपचाप सोचा। फेलोज परिवार के मर्चेंट शिप के कंट्रोल रूम के भीतर बूढ़े आदमी का हाथ एल्बर से केवल 1 मीटर की दूरी पर था। वह फेलोज परिवार की प्रसिद्ध तीसरी युवा मालकिन को पकड़ने ही वाला था। एल्बर ने भी इस समय अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया। कोई चमत्कार नहीं होगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि साहिल अभी तक क्यों नहीं आया। भले ही वह बूढ़े आदमी को नहीं हरा सकता, वह अपने कमरे में नहीं छिपेगा, है ना? क्या वह एक सॉवरन रैंकर से डरा हुआ है? क्या वह सच में एक सीक्रेट सेंट का प्रत्यक्ष शिष्य है? एल्बर ने अपने दिल में साहिल पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। क्या एक युवा व्यक्ति जो एक सीक्रेट सेंट के साथ रह रहा है, उसे पहली बार बाहर आने पर हर चीज से बेखौफ नहीं होना चाहिए? अध्याय 1672। वह एक सॉवरन रैंकर से इतना क्यों डरा हुआ है? उसके लिए इस बारे में सोचने में बहुत देर हो चुकी थी। बूढ़ा आदमी एल्बर को पकड़ने से केवल 1 सेंटीमीटर दूर था। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर अचानक एल्बर के पास एक आकृति दिखाई दी और यह आकृति बूढ़े आदमी से भी तेज थी। इससे पहले कि बूढ़ा आदमी प्रतिक्रिया दे पाता, उस आकृति ने बूढ़े आदमी का हाथ पकड़ लिया जो एल्बर की ओर बढ़ा हुआ था, उसे और करीब आने से रोक दिया। वे तीनों इस तरह अजीब लग रहे थे। अचानक प्रकट होने वाली आकृति स्वाभाविक रूप से साहिल था। वह शुरुआत में ही कार्रवाई कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने जानबूझकर आखिरी क्षण तक इंतजार किया। साहिल जो चाहता था वह यह था कि एल्बर निराशा के आखिरी पल में रोशनी देखे। शुरुआत में साहिल द्वारा की गई कार्रवाई से उत्पन्न झटका निश्चित रूप से उतना बड़ा नहीं होता जितना कि आखिरी क्षण में उसके द्वारा की गई कार्रवाई से होता। इस तरह उसे एल्बर के रक्षक के रूप में माना जा सकता था। अगला, एल्बर ट्रेडिंग कंपनी को बड़ा बनाने में उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करेगी। ट्रेजर ट्रोव की तीसरी युवा मालकिन के रूप में एल्बर के पास निश्चित रूप से बहुत सारे संबंध थे। यदि वह पूरे दिल से साहिल की मदद करती है तो इसका असर तत्काल होगा।
जब समय आएगा एल्बा अपने नेटवर्क से संपर्क करेगी और साहिल गुप्त रूप से पैसा खर्च करेगा। एल्बा के उसे कवर करने से साहिल अपना चेहरा दिखाए बिना बहुत सारे लैविश पॉइंट्स प्राप्त कर सकता था। यही साहिल का लक्ष्य था और यह उसके लिए सबसे आदर्श स्थिति भी थी। लो प्रोफाइल रखना और निजी तौर पर भाग्य बनाना हमेशा से साहिल की पसंदीदा तकनीक रही है। बूढ़े आदमी का हाथ तब रुक गया जब वह एल्बा को छूने ही वाला था और वह भी एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। साफ तौर पर उसके दिमाग ने अभी तक ये दर्ज नहीं किया था कि क्या हो रहा है। फिर उसने बल लगाना जारी रखा, केवल यह पाया कि वह अपना हाथ नहीं हिला सकता था। वह न तो इसे आगे धकेल सकता था और न ही इसे पीछे खींच सकता था। अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी वह अपना हाथ नहीं हिला सका। ये कैसे संभव है? बूढ़ा आदमी घबरा गया। वह एक बिगिनर सॉवरन रैंक का था। कौन उसे नियंत्रित कर सकता था और उसे गतिहीन कर सकता था? जब उसे अपने प्रतिद्वंद्वी की अप्रत्याशित गति याद आई तो बूढ़े आदमी को अंततः एहसास हुआ कि बोर्ड पर एक और मास्टर था और यह आदमी खुद से अधिक मजबूत था। उसने अपनी नज़र उस आकृति की ओर घुमाई जो अचानक प्रकट हुई थी। साहिल को देखकर बूढ़ा आदमी दंग रह गया। जिस व्यक्ति ने उसे रोका वह एक युवा था और वह खुद से भी अधिक मजबूत था। ये कैसे संभव था? बूढ़े आदमी के चेहरे के भाव घबराहट से आतंक में बदल गए। एल्बा ने अपनी आंखें बंद नहीं की जब बूढ़ा आदमी उसे पकड़ने ही वाला था। इसके बजाय उसने अपनी आंखें खुली रखी जैसे कि वह उसे याद रखना चाहती हो ताकि वह भविष्य में बदला ले सके। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया बूढ़े आदमी ने एल्बा को नहीं छुआ। इसके अलावा बूढ़े आदमी का चेहरा घबराहट से आतंक में बदल गया जब उसने उसे घूर कर देखा। एक ठंडी मुस्कान से घबराहट तक और फिर घबराहट से आतंक तक। एल्बा ने फिर अपनी जिज्ञासु नज़र बूढ़े आदमी से उस हाथ की ओर घुमाई जो उसकी ओर बढ़ रहा था। जब उसने बूढ़े आदमी का हाथ देखा तो एल्बा ने बूढ़े आदमी की कलाई पर एक और हाथ देखा। जब दोनों हाथ एक दूसरे के पास थे तो स्पष्ट अंतर था। एक हाथ की त्वचा ढीली थी जबकि दूसरे हाथ की त्वचा कसी हुई और चिकनी थी। दोनों हाथों के मालिक स्पष्ट रूप से एक ही आयु वर्ग के नहीं थे। एल्बा को आखिरकार समझ आ गया, किसी ने उसे बचा लिया था। चूंकि साहिल बहुत तेज था, एल्बा का ध्यान केवल बूढ़े आदमी पर था। उसने अभी तक अपने पास खड़े दूसरे व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया था। जैसे ही उसने चिकने हाथ को देखा उसने अपनी नज़र फिर से घुमाई और अंततः हाथ के मालिक को देखा। एक सुंदर मुस्कुराता हुआ चेहरा एल्बा का स्वागत कर रहा था। मिस फेलोज, क्या आप ठीक हैं? साहिल ने मुस्कुराते हुए पूछा। अध्याय 1673। एल्बा अपने सामने मुस्कुराते हुए चेहरे को टकटकी लगाकर देखती रही। उसके हाव भाव थोड़े सुस्त थे, साथ ही उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी सांसें भी भारी होने लगी थीं। इतने सालों तक जीवित रहने के बाद यह पहली बार था जब उसने एक आदमी के प्रति ऐसी अकथनीय भावना महसूस की। किसी को पता होना चाहिए कि एल्बा ने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था, तब भी नहीं जब वह अपने मंगेतर के साथ थी, वह आदमी जिसने स्टार किंगडम की अनगिनत महिलाओं को मंत्रमुग्ध कर दिया था। एल्बा को साहिल तब कष्टप्रद नहीं लगा था जब वह उससे पहली बार मिली थी, और अब जब वह साहिल के मुस्कुराते और संक्रामक चेहरे को अपने इतने करीब देख रही थी तब भी उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ। इसके बजाय उसने अवचेतन रूप से उसे पसंद करना शुरू कर दिया। एल्बा कभी भी एक भावुक व्यक्ति नहीं रही थी और वह हमेशा बहुत तर्कसंगत रही थी। वह हर चीज़ के बारे में 2 बार सोचती थी। उसके जीवन में प्यार कभी भी आवश्यकता नहीं थी, उसके अपने आदर्श और आकांक्षाएं थीं। एल्बा ने अपना आपा कभी नहीं खोया, भले ही उसके परिवार द्वारा उसके लिए तय किया गया मंगेतर स्टार किंगडम के सबसे उत्कृष्ट युवाओं में से एक था और स्टार किंगडम की अनगिनत महिलाओं द्वारा उसकी पूजा और तलाश की जाती थी जो उससे शादी करना चाहती थीं। हालांकि अपने परिवार की स्थिति और शादी के बाद अपनी स्थिति का शांति से विश्लेषण करने के बाद उसने चुपचाप स्थिति से बचने की कोशिश की। हालांकि वह आदमी बहुत शक्तिशाली था और उसका परिवार स्टार किंगडम की उन कुछ शीर्ष ताकतों में से एक था जिनके पास एक सेक्रेड सेंट था। इसलिए एल्बा को कभी मौका नहीं मिला। चूंकि फेलोज परिवार कमजोर पक्ष पर था, इसलिए उनके पास सगाई तोड़ने का अधिकार नहीं था। अन्यथा यदि उन्होंने दूसरे पक्ष को अपमानित किया तो उनके परिवार का पतन और तेज हो जाएगा। इसलिए जब एल्बा को पता चला कि साहिल के पीछे एक कथित सेक्रेड सेंट है तो उसे लगा कि उसके पास थोड़ी उम्मीद है। इतने सालों के बाद उसने यही एकमात्र उम्मीद देखी थी। सहारे के रूप में एक सेक्रेड सेंट के बिना फेलोज परिवार कभी भी उस परिवार के साथ सार्वजनिक रूप से संबंध नहीं तोड़ेगा। साहिल की शांत अभिवादन सुनकर एल्बा का रोने का मन हुआ। वह बहुत अधिक बोझ ढो रही थी। वह अपना भाग्य बदलना चाहती थी, लेकिन साथ ही वह खुद को साबित करना चाहती थी और अपने परिवार को उनकी मुश्किल से बाहर निकालने में मदद करना चाहती थी। यहाँ तक कि फेलोज परिवार के सभी युवाओं और उत्तराधिकारियों को मिलाकर भी वे एल्बा जितने विचारशील नहीं होंगे। कभी कभी एल्बा सोचती थी कि उसे परवाह नहीं करनी चाहिए और किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वह एक ऐसी महिला थी जिसे उसका परिवार महत्व नहीं देता था। उसने महसूस किया कि उसे बस अपने परिवार द्वारा तय किए गए रास्ते पर चलना चाहिए।
वह इस बात की परवाह नहीं करना चाहती थी कि उसके परिवार का क्या होगा। उसे बस अपनी जगह जानने और शादी के बाद एक कर्तव्यपरायण पत्नी बनने की जरूरत थी। दुर्भाग्य से एल्बा अधिकांश पुरुषों की तुलना में जीवन में आगे बढ़ने के लिए अधिक उत्सुक थी, इसलिए वह ऐसा कभी नहीं कर पाने के लिए अभिशप्त थी। चूंकि उसका परिवार उसे महत्व नहीं देता था, इसलिए वह खुद को साबित करने पर अड़ी रही। एल्बा ये देखना चाहती थी कि यदि वह फेलोज परिवार की स्थिति बदल देती है और उन्हें उनकी वर्तमान मुश्किल से बाहर निकलने में मदद करती है, तो उसके परिवार के एल्डर्स और ग्रैंड मास्टर्स के क्या भाव होंगे। साहिल द्वारा ये पूछने के बाद उसे एल्बा के साथ कुछ गड़बड़ महसूस हुई। न केवल उसने बात नहीं की, बल्कि वह उसे एक पीड़ित भाव से देख रही थी। क्या हो रहा है? वह एल्बा पर कड़ी नज़र रख रहा था, इसलिए उसे यकीन था कि उसे चोट नहीं लगी है। यदि एल्बा खतरे में होती तो वह बहुत पहले ही कार्रवाई कर देता। वह अंत तक इंतजार नहीं करता। क्या वह डरी हुई थी? ये थोड़ा ज्यादा होगा। दिन के अंत में एल्बा ट्रेजर ट्रोव की तीसरी युवा मालकिन थी। अध्याय 1674। वह एक बिगिनर सॉवरन रैंकर से कैसे डर सकती थी? उसे एक सॉवरन रैंकर की तो बात ही छोड़िए, एक से ज्यादा सेंट्स को देखना चाहिए था। साहिल कभी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा अगर फेलोज परिवार ने कहा कि उनके पास एक सेक्रेट सेंट नहीं है, क्योंकि वे ट्रेजर ट्रोव को नियंत्रित कर सकते थे, जो सेंट्रल सेक्रेट कॉन्टिनेंट की शीर्ष 5 ट्रेडिंग कंपनीज में से एक थी। भले ही साहिल को संदेह था, उसने इस पर ज्यादा नहीं सोचा। इसके बजाय उसने फिर से पूछा, मिस फेलोज, क्या बात है? क्या आपको चोट लगी है? दूसरे सवाल ने आखिरकार एल्बा को हकीकत में वापस ला दिया। उसने ये भी महसूस किया कि उसने खुद को शर्मिंदा किया है। वह साहिल को केवल कुछ दिनों से जानती थी और उसके साथ बहुत परिचित नहीं थी। वह ऐसी भावनाएं कैसे दिखा सकती थी? इन वर्षों में फेलोज परिवार में उसे चाहे कितनी भी गलतियां सहनी पड़ी हों, उसने कभी रोने के बारे में नहीं सोचा। हालांकि अचानक उसे साहिल के सामने यह इच्छा हुई जिससे वह कुछ ही दिन पहले मिली थी। ये कुछ ऐसा था जिसे यह मजबूत महिला स्वीकार नहीं कर सकती थी। एल्बा ने जल्दी से अपना सिर घुमाया, खुद को संभाला और उत्तर दिया, मैं ठीक हूँ। यह अच्छा है, चिंता न करें मिस फेलोज। जब मैं आसपास हूं तो कोई भी आपको चोट नहीं पहुंचा पाएगा, साहिल ने आत्मविश्वास से कहा। वह मूल रूप से एल्बा के सामने अपना कौशल दिखाने और उसे पूरे दिल से उसकी मदद करने के लिए एक मौका खोजने की योजना बना रहा था। यह अचानक हुई घटना ईश्वर का वरदान थी। तभी एल्बा को याद आया, साहिल ने वास्तव में उस बिगिनर सॉवरन रैंकर को रोक दिया था जो उसे पकड़ना चाहता था और उसे बचा लिया था। क्या साहिल के पास सॉवरन रैंकर की ताकत है, या वह अपने सीक्रेट सेंट मास्टर द्वारा दिए गए साधनों पर भरोसा कर रहा है? अगर यह बाद वाला था तो एल्बा समझ गई। आखिरकार एक सीक्रेट सेंट कोई साधारण व्यक्ति नहीं था जिसे लोग समझ सकें। भले ही एल्बा फेलोज परिवार की तीसरी युवा मालकिन थी, लेकिन वह कभी सीक्रेट सेंट से नहीं मिली थी। अगर यह पहले वाला था, तुम कौन हो? लाइटफुट परिवार के मामलों में दखल देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम समझदार हो तो मुझे जाने दो और फेलोज परिवार की तीसरी युवा मालकिन को सौंप दो। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं दिखावा कर सकता हूं कि यह कभी हुआ ही नहीं। यदि नहीं तो तुम परिणाम नहीं झेल पाओगे। साहिल ने बूढ़े आदमी की कलाई पकड़ रखी थी और बूढ़ा आदमी हिल नहीं सका। ये जानते हुए कि दूसरा पक्ष खुद से अधिक मजबूत था, बूढ़ा आदमी केवल साहिल को उनके छिपे हुए समर्थक के साथ धमकी दे सकता था, इस उम्मीद में कि साहिल उसके काम में दखल नहीं देगा। बूढ़े आदमी, तुम्हें मुझे धमकी देने की जरूरत नहीं है। अब जब तुमने कदम उठाया है तो मैं मिस फेलोज की रक्षा करूंगा। जहां तक लाइटफुट परिवार की बात है, मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना। यदि तुम बदला लेना चाहते हो तो बस मुझ पर वार करो। तुम जो कुछ भी मुझ पर फेंकोगे मैं उसे रोक दूंगा, साहिल ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। वह मुसीबत पैदा नहीं करना चाहता था क्योंकि यह उसकी लो की शैली के अनुरूप नहीं था। हालांकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। यदि वह एल्बा की मदद चाहता था तो वह उसे चोट पहुंचाते हुए नहीं देख सकता था। दुर्भाग्य से यदि उसने उसकी मदद की तो वह उस परिवार को नाराज कर देगा जो फेलोज परिवार के साथ विवाद में था। फिर भी ये ठीक था क्योंकि जब तक उसके पास एल्बा की मदद थी वह जल्द ही सेंट रेल्म को तोड़ने में सक्षम होगा। इसलिए साहिल ने पूरी ताकत झोंकने का फैसला किया। तुमने कभी लाइटफुट परिवार के बारे में सुना भी नहीं। ऐसा लगता है कि तुम अभी अभी सेंट्रल सीक्रेट कॉन्टिनेंट पहुंचे हो। बच्चे, मैं तुम्हें दूसरों के काम में दखल न देने की सलाह देता हूं। स्प्लेंडर, लाइटफुट परिवार द्वारा नियंत्रित ट्रेडिंग कंपनी, सेंट्रल सीक्रेट कॉन्टिनेंट की शीर्ष 5 ट्रेडिंग कंपनीज में दूसरे स्थान पर है। मानो या न मानो, मिस्टर कॉर्नीलियस का एक शब्द ही सेंट्रल सीक्रेट कॉन्टिनेंट पर तुम्हारे जीवन को नरक बनाने के लिए काफी है। बूढ़ा आदमी भड़क गया। ये बच्चा बहुत शक्तिशाली था, इसलिए उसे अवसर को पकड़ना था और दूसरे पक्ष को दबाने के लिए लाइटफुट परिवार की पृष्ठभूमि का उपयोग करना था। वह दूसरे पक्ष को डराना चाहता था, अन्यथा उसके लिए आज यहां से निकलना मुश्किल होगा। साहिल को अचानक एहसास हुआ,
ये पता चला कि लाइटफुट परिवार स्प्लेंडर के पीछे का परिवार था। जैसा कि कहा जाता है, एक ही क्षेत्र के लोग दुश्मन होते हैं। स्प्लेंडर और ट्रेजर ट्रोव दोनों सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट की शीर्ष 5 ट्रेडिंग कंपनीज में से हैं। लाइटफुट परिवार और फेलोज परिवार प्रत्येक एक प्रमुख ट्रेडिंग कंपनी को नियंत्रित करते थे। इसलिए ये समझ में आता था कि उनके बीच अच्छे संबंध नहीं थे। हालांकि लाइटफुट परिवार के लिए फेलोज परिवार के प्रत्यक्ष वंशज को इस तरह रोकना और धमकाना सही नहीं था। क्या दोनों परिवार लड़ने वाले हैं? क्या व्यापारी सद्भाव को महत्व नहीं देते और मानते हैं कि मिलनसारिता उन्हें अमीर बनाएगी? अध्याय 1675। साहिल फेलोज परिवार का मेहमान है। तुम्हें पहले सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट में उसके जीवन को नरक बनाने की क्षमता रखने की जरूरत है। इसके अलावा क्या कॉर्नेलियस लाइटफुट परिवार का प्रतिनिधित्व कर सकता है? मुझे डर है कि वह नहीं कर सकता। वह लाइटफुट परिवार का उत्तराधिकारी बनने की दौड़ में केवल दूसरे स्थान पर है। उसे तभी डींग मारनी चाहिए जब वह आर्किमिडीज लाइटफुट से आगे निकल जाए और नंबर 1 उत्तराधिकारी बन जाए। एल्बर ने सीधे बूढ़े आदमी का पर्दाफाश कर दिया। मिस एल्बर फेलोज, मास्टर कॉर्नेलियस इस बार तैयारी के साथ आए हैं। उन्होंने हर संभव तैयारी की है ताकि आप बच न सकें। बस आज्ञाकारी रूप से हार मान लें। बूढ़े आदमी ने फिर से एल्बर को धमकाना शुरू कर दिया। साथ ही वह साहिल के नियंत्रण से बचने का रास्ता भी खोजने की कोशिश कर रहा था। हालांकि चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, साहिल का हाथ सरौते की एक बड़ी जोड़ी की तरह था। वह बूढ़े आदमी की कलाई को कसकर पकड़ रहा था, उसे हिलने से रोक रहा था। मिस फेलोज, मुझे उसके साथ क्या करना चाहिए? साहिल ने एल्बर की ओर देखते हुए पूछा। साहिल, अगर मैं उसे मारने के लिए कहूं तो क्या तुम कर सकते हो? एल्बर ने वापस पूछा। उसे मार दूं? सिर्फ उसे या बाहर मौजूद सभी को? चूंकि हमें मारना ही है तो हमें उन सभी को मार देना चाहिए। क्या तुम उनके मदद लाने का इंतजार करना चाहते हो? यदि तुम्हें परेशानी से कोई फर्क नहीं पड़ता तो तुम उन्हें जाने दे सकते हो, लेकिन तुम्हें भविष्य में सावधान रहना होगा। यदि तुम मेरे परिवार के क्षेत्र में हो तो मैं तुम्हारी रक्षा कर सकती हूँ, लेकिन यदि तुम चले जाते हो तो तुम केवल खुद पर निर्भर रह सकते हो। बेशक मुझे पता है कि तुम उनसे नहीं डरोगे, लेकिन ये तुम्हारी पहचान को समय से पहले उजागर कर सकता है। एल्बर के शब्दों ने साहिल को बहुत प्रेरणा दी। यदि उसने लाइटफुट परिवार के सभी सदस्यों को मार दिया तो क्या इसका मतलब ये था कि वह उजागर नहीं होगा? अन्यथा जब कॉर्नेलियस वापस जाएगा तो वह निश्चित रूप से खुद से बदला लेने का रास्ता खोजेगा। साहिल अभी भी पहले कुछ प्रयासों तक टिक सकता था। हालांकि क्या होगा अगर लाइटफुट परिवार को लगा कि कुछ गड़बड़ है और उसने सीधे एक सेंट को भेज दिया? यदि उसने तब तक सेंट रेल्म को नहीं तोड़ा होता तो उसका कत्ल कर दिया जाता। जैसे ही उसने इस बारे में सोचा, साहिल धीरे धीरे जानलेवा हो गया। सेलेस्ट अभी भी उसका इंतजार कर रही थी। सीलिया और अन्य लोग भी उसकी सुरक्षा का इंतजार कर रहे थे। कोई भी उसके मजबूत बनने की योजना को बाधित नहीं कर सकता था। बूढ़े आदमी ने भी साहिल से अचानक उठते हुए जानलेवा इरादे को महसूस किया। उसका दिल जम गया। बिना किसी देरी के उसने अपने शरीर की पूरी ताकत झोंक दी। अपने दूसरे खाली हाथ से उसने साहिल पर पूरी ताकत से वार किया। हमला बहुत अचानक हुआ। जैसे ही साहिल ने अपना जानलेवा इरादा दिखाया, बूढ़े आदमी ने एक कदम उठाया। यदि साहिल ने उसे नहीं छोड़ा तो उसे वार सहना होगा। बूढ़ा आदमी साहिल को बेखबर पकड़ना चाहता था। यदि वह मुक्त हो जाता तो वह यहाँ नहीं रुकता, बल्कि इसके बजाय वह तुरंत निकल जाता और बाहर जाकर दूसरे बिगिनर सॉवरन रैंकर के साथ मिल जाता। उसके बाद दोनों मिलकर साहिल के खिलाफ ताकत झोंकेंगे। साहिल स्वाभाविक रूप से उसे उसकी इच्छा पूरी नहीं करने देगा। अब जब उसने बूढ़े आदमी को मारने का फैसला कर लिया था तो वह और समय बर्बाद नहीं करेगा। ताकत के विस्फोट के साथ उसने बूढ़े आदमी का हाथ पकड़ लिया और उसे जोर से खींचा। फिर अपने दूसरे हाथ से उसने एल्बर को पकड़ लिया और तेजी से पीछे हट गया। वह प्रतिद्वंद्वी के वार से नहीं डरा था। हालांकि एल्बर केवल एक पीक रूलर रैंकर थी, इसलिए साहिल चिंतित था कि वह गलती से उसे चोट पहुंचा देगा। इसलिए उसने पहले उसके साथ पीछे हटने का फैसला किया। वह बूढ़े आदमी को मारने से पहले उसके सुरक्षित होने तक इंतजार करेगा। जबकि साहिल एल्बर के इर्द गिर्द अपने हाथ घेरे हुए पीछे हट रहा था। आह! बूढ़ा आदमी अचानक चीख उठा। उसकी आवाज कान फोड़ने वाली थी। कंट्रोल रूम में मौजूद सभी लोगों को इसे सहन करने के लिए अपने कान ढकने पड़े। पता चला कि साहिल के खींचने के बाद बूढ़े आदमी का हाथ उखड़ गया था। अपना हाथ खोने के गंभीर दर्द ने बूढ़े आदमी को जोर से चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। एक इटर्नल अपने कटे हुए अंगों को पुनर्जीवित कर सकता है, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। इसके अलावा उस तरह के दर्द से बचा नहीं जा सकता था और इससे युद्ध प्रभावशीलता में भी काफी गिरावट आएगी। साहिल कोने में पीछे हट गया और एल्बर को नीचे उतार दिया। फिर वह पलक झपकते ही गायब हो गया और तेज गति से बूढ़े आदमी की ओर बढ़ गया। इस समय बूढ़ा आदमी अभी भी उस जगह को पकड़े हुए था जहां से उसका हाथ उखड़ गया था। वह बहुत दर्द में था।
वह साहिल को करीब आते देख सकता था। इस क्षण बूढ़ा आदमी अब अपना हाथ खोने के दर्द की परवाह नहीं कर सकता था। अध्याय 1676। साहिल जाहिर तौर पर उसकी जान लेना चाहता था। यदि उसने कड़े कदम नहीं उठाए तो वह आज मर जाएगा। बूढ़े आदमी ने बिना किसी रोक टोक के इटर्नल गोल्डन बॉडी का आह्वान किया। फेलोज परिवार के मर्चेंट शिप से एक विशाल आकृति उभरी। इटर्नल गोल्डन बॉडी न केवल किसी की हमले की शक्ति और हमले की सीमा को बढ़ाएगी, बल्कि यह आह्वान करने वाले की रक्षा को भी काफी बढ़ा सकती है। बूढ़े आदमी ने इस समय इटर्नल गोल्डन बॉडी का आह्वान केवल अपनी रक्षात्मक शक्ति का उपयोग करके साहिल के अगले हमले को रोकने के लिए किया था। साथ ही वह दूसरे बिगिनर सॉवरन रैंकर और मास्टर कॉर्नेलियस को भी सचेत कर सकता था कि यहाँ एक और शक्तिशाली व्यक्ति है। हालांकि साहिल इसके लिए तैयार था। लाल रंग की ईवल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड किसी समय उसके हाथ में दिखाई दी थी। जबकि बूढ़े आदमी ने इटर्नल गोल्डन बॉडी का आह्वान किया, साहिल ने अपनी तलवार के एक वार से प्रतिद्वंद्वी की सुनहरी देह की रक्षा को पहले ही तोड़ दिया था और बूढ़े आदमी के सामने प्रकट हो गया था। इटर्नल गोल्डन बॉडी ईवल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड के लिए विशेष रूप से असुरक्षित थी, जो कि पहली श्रेणी का सोलबाउंड वेपन है, क्योंकि तलवार दुनिया की हर चीज को काट सकती थी। जब उसने साहिल को अपने सामने प्रकट होते देखा तो बूढ़े आदमी का दिमाग कुछ देर तक ये दर्ज नहीं कर सका कि क्या हो रहा है। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी इटर्नल गोल्डन बॉडी प्रतिद्वंद्वी को एक पल के लिए भी रोकने में क्यों विफल रही। तुम बूढ़े आदमी ने साहिल की ओर इशारा किया और केवल 2 शब्द कहे। साहिल ने तलवार से उसके दिल को पहले ही छेद दिया था। साथ ही ईवल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड से निकलने वाली अनगिनत भेदी ऊर्जा बूढ़े आदमी के शरीर में दौड़ने लगी, उसके शरीर की हर कोशिका को नष्ट कर दिया और उसके लिए ठीक होना असंभव बना दिया। बूढ़े आदमी ने आतंक से भरी आंखों से साहिल की ओर देखा। एक बिगिनर सॉवरन रैंकर के रूप में वह अपने शरीर की स्थिति जानता था। तलवार से निकलने वाली अनगिनत भेदी ऊर्जा उसके शरीर को नष्ट कर रही थी। बूढ़ा आदमी जानता था कि वह जीवित नहीं बचेगा, लेकिन उसे आज यहाँ मरने की उम्मीद नहीं थी। उसने अपनी इटर्नल गोल्डन बॉडी का केवल 10वां हिस्सा ही प्रकट किया था कि वह पूरी तरह से गायब हो गई। थोड़ी देर बाद बूढ़े आदमी का शरीर भी हवा में विलीन हो गया। उसका एक भी निशान नहीं बचा था। जब एक इटर्नल की मृत्यु होती है तो कोई लाश पीछे नहीं बचती। यदि कोई लाश थी तो इसका मतलब ये होगा कि वे धीरे धीरे खुद को ठीक कर सकते थे। यदि साहिल के पास ईवल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड नहीं होती तो साहिल के लिए बूढ़े आदमी को पूरी तरह से मारना काफी मुश्किल होता। आखिरकार वह अपने प्रतिद्वंद्वी से केवल एक छोटा सा रैंक आगे था। ये तब तक था जब तक कि उसने अपनी माइंड पावर का उपयोग बूढ़े आदमी की माइंड पावर को आसानी से नष्ट करने के लिए नहीं किया, जो अभी भी गर्भाधान में थी। यदि उसने ऐसा किया तो बूढ़ा आदमी दूसरे रूप में जीवित रहता। एक जीवित मुर्दा होना इटर्नल्स के लिए अस्तित्व का एक और साधन था। जब गर्भाधान की जा रही माइंड पावर या सफलतापूर्वक गर्भधारण की गई माइंड पावर एक बड़ी माइंड पावर द्वारा पूरी तरह से पराजित हो जाती थी, लेकिन इटर्नल का शरीर अच्छी तरह से संरक्षित होता था, तो वे फिर भी जीवन शक्ति उत्पन्न करना जारी रखते थे और खुद को सड़ने से बचाते थे। स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति के साथ लंबे समय तक तपने के बाद वे जीवित मुर्दे बन जाते थे। इन जीवित मुर्दों के पास न कोई विचार, न कोई भावनाएं और न ही कोई दर्द था। वे उन सभी जीवित चीजों को भी मार देते थे जिन पर उनकी नजर पड़ती थी। भले ही वे गंभीर रूप से घायल हों, वे खुद की मरम्मत कर लेते थे। वे पूरी तरह से हत्या करने वाली मशीनें थे। कहा जाता है कि स्टार किंगडम की कुछ ताकतों ने एक बार विशेष रूप से उनके लिए लड़ने के लिए जीवित मुर्दे बनाए थे। उन्होंने इस तकनीक की कोशिश की, लेकिन बाकी मानव जाति ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। सभी मानव ताकतों के संयुक्त प्रयासों के तहत वे ताकतें इतिहास की लंबी नदी में धीरे धीरे गायब हो गईं। अध्याय 1677। लाइटफुट परिवार के शानदार स्पेसशिप पर कॉर्नेलियस ने विपरीत दिशा में फेलोज परिवार के मर्चेंट शिप पर कोई हलचल नहीं देखी। वह मन ही मन बुदबुदाया, क्या हो रहा है? वे एल्बा को जबरदस्ती बाहर क्यों नहीं लाए? इस बार उसने एल्बा के ठिकाने और उसके आसपास के गार्ड्स की ताकत का पता लगाने के लिए बहुत पैसा खर्च किया। उसने किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए 2 बिगिनर सॉवरन रैंकर्स को भी काम पर रखा था। हालांकि उनमें से एक काफी समय से फेलोज परिवार के मर्चेंट शिप में था और अभी तक किसी को बाहर नहीं लाया था। तार्किक रूप से कहें तो एल्बा में विरोध करने की क्षमता नहीं होनी चाहिए। जब कॉर्नेलियस स्थिति की जांच करने के लिए दूसरे बिगिनर सॉवरन रैंकर को अंदर भेजने के लिए बुलाने ही वाला था, तभी फेलोज परिवार के मर्चेंट शिप से एक अचानक तीखी चीख सुनाई दी, जिससे कॉर्नेलियस और अन्य लोग सिहर उठे। वे स्वाभाविक रूप से सुन सकते थे कि वह किसकी चीख थी। उसके तुरंत बाद, इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया दे पाते, फेलोज परिवार के मर्चेंट शिप को केंद्र मानकर एक विशाल सुनहरा भूत धीरे धीरे उठा। कोई इटर्नल गोल्डन बॉडी का आह्वान कर रहा था। जहां तक बात है कि वह कौन था, उन्हें कोई अंदाजा नहीं था, क्योंकि सुनहरा भूत अभी तक पूरी तरह से बना नहीं था। हालांकि कॉर्नेलियस के दिमाग में पहले से ही एक जवाब था। जब उसे अभी की दयनीय चीख याद आई तो वह जानता था कि जो अब इटर्नल गोल्डन बॉडी का आह्वान कर रहा था
वह बोर्ड पर मौजूद बिगिनर सॉवरन रैंक ही होगा। सभी की निगाहें सुनहरे भूत पर टिकी थीं। हालांकि केवल एक पल के बाद सुनहरा भूत पूरी तरह से बनने से पहले ही सभी की नज़रों से गायब हो गया। कॉर्नेलियस हक्का बक्का रह गया। फेलोज परिवार के मर्चेंट शिप के पीछे खड़ा एक और बिगिनर सॉवरन रैंक भी हक्का बक्का रह गया। अन्य लोग जिन्हें कॉर्नेलियस अपने साथ लाया था वे भी हक्का बक्का रह गए। अटर्नल गोल्डन बॉडी के बीच में ही गायब होने की केवल दो संभावनाएं थीं। एक तब जब आह्वान करने वाले ने इसे खुद ही रोक दिया हो, और दूसरी इसलिए क्योंकि आह्वान करने वाला घायल हो गया हो, उसे गंभीर चोट लगी हो या उसकी मृत्यु हो गई हो। इस कारण से वे एटर्नल गोल्डन बॉडी को बनाए नहीं रख सके। स्थिति को देखते हुए ये बहुत संभव था कि बिगिनर सॉवरन रैंक का शरीर गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके कारण वह एटर्नल गोल्डन बॉडी का आह्वान करने में विफल रहा। फेलोज परिवार के मर्चेंट शिप के अंदर क्या छिपा है? यहाँ तक कि एक बिगिनर सॉवरन रैंक भी गया और कभी वापस नहीं लौटा। ये सभी देखने वालों के दिलों में सवाल था। कॉर्नेलियस का दिल भी इस समय उसके गले में आ गया। बिगिनर सॉवरन रैंक वह सबसे मजबूत युद्ध शक्ति थी जिसे वह अपने साथ लाया था। यदि एल्बा उनमें से एक को मार सकती थी तो यह संभव था कि वह दूसरे को भी मार सके। हालांकि कॉर्नेलियस को कोई अंदाजा नहीं था कि जहाज के अंदर क्या चल रहा है। अज्ञात सबसे डरावना और भयावह होता है। इस समय कॉर्नेलियस पीछे हटने के लिए तैयार था। नियोक्ता का समर्थन बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण उसका जीवन था। वह आज एल्बा नाम की उस महिला के हाथों में नहीं पड़ना चाहता था। लाइटफुट परिवार के दूसरे उत्तराधिकारी के रूप में एक उज्ज्वल भविष्य अभी भी उसका इंतजार कर रहा था। भले ही वह लाइटफुट परिवार के मुखिया के लिए प्रतिस्पर्धा करने में विफल रहा, फिर भी वह लाइटफुट परिवार का दूसरा बेटा था, इसलिए परिवार में उसकी स्थिति अटूट थी। जहाज के पीछे खड़ा एक और बिगिनर सॉवरन रैंक भी अपने पूरे शरीर में सिहरन महसूस कर रहा था। उसे भी कोई अंदाजा नहीं था कि बोर्ड पर क्या हुआ। हालांकि उसकी प्रवृत्ति ने उसे बताया कि यह शायद अच्छा नहीं था। वह चीख निश्चित रूप से उसे बहुत दर्द होने के कारण थी। यदि यह एक बिगिनर सॉवरन रैंक को ऐसी दयनीय चीख निकालने पर मजबूर कर सकती थी, तो फेलोज परिवार के मर्चेंट शिप के अंदर कुछ भयानक होना चाहिए था। साहिल ने अपनी तलवार के एक वार से मर्चेंट शिप के कंट्रोल रूम के अंदर बूढ़े आदमी को मारने के बाद उसका शरीर फिर से गायब हो गया। इस बार उसका लक्ष्य बाहर मौजूद बिगिनर सॉवरन रैंक का था। अब जब उसने मारने का फैसला कर लिया था तो वह लाइटफुट परिवार के सभी सदस्यों को मार डालेगा और एक को भी नहीं बख्शेगा। साहिल इस प्रकार कंट्रोल रूम से निकल गया। अध्याय 1678। पीछे केवल एक स्तब्ध भीड़ रह गई। इस बार एल्बा पूरी तरह से चौंक गई थी। उसने इस बार साहिल को गलत समझा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि साहिल इतना मजबूत होगा। वह बूढ़ा आदमी एक बिगिनर सॉवरन रैंक का था और साहिल ने उसे मार डाला जैसे ही उसने कहा कि वह चाहता है। उसने बिल्कुल भी देरी नहीं की। साहिल के हाव भाव को देखते हुए यह उसके लिए एक आसान काम लग रहा था। दूसरे शब्दों में उसकी ताकत कम से कम एक मिड सॉवरन रैंक के बराबर थी। निश्चित रूप से उसे एक सेक्रेड सेंट द्वारा तैयार किया गया था। वह बहुत छोटा था, लेकिन उसके पास इतनी बड़ी ताकत थी, इसलिए वह शायद स्टार किंगडम के शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्तियों से बहुत बुरा नहीं था। एल्बा ने साहिल की तुलना अपने मंगेतर से की जिससे वह केवल एक बार मिली थी। उसने अनुमान लगाया कि साहिल दूसरे पक्ष से कम नहीं था और वह कुछ पहलुओं में उसके मंगेतर से भी आगे निकल सकता था। मिस, क्या आप ठीक हैं? एक मेड होश में आई और हकलाते हुए बोली। वे अभी काफी डरे हुए थे। उसने सोचा कि एल्बा दुश्मन के हाथों में पड़ने ही वाली है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कहीं से भी एक ईश्वर जैसी आकृति बाहर आएगी। उसने न केवल एल्बा को बचाया, बल्कि उसने बिना किसी प्रयास के एक सॉवरन रैंक को भी मार डाला। मैं ठीक हूँ, तुम्हारा क्या हाल है? क्या तुम्हें गंभीर चोट लगी है? एल्बा ने वापस पूछा। मिस, हमारी चिंता न करें, ये बस छोटी मोटी चोटें हैं, तो ये कुछ भी नहीं है। यह अच्छा है। मिस, वह कौन है? वह मेरा एक दोस्त है और फेलोज परिवार का एक विशिष्ट अतिथि भी है। आज आपने जो देखा या सुना उसके बारे में किसी को एक शब्द भी नहीं कहना चाहिए। किसी को भी किसी से कुछ नहीं कहना चाहिए, अन्यथा आपको फेलोज परिवार के नियमों के अनुसार दंडित किया जाएगा। यदि ऐसा होता है तो दया न दिखाने के लिए मुझे दोष न दें, एल्बा ने गंभीरता से कहा। हाँ मिस, हम समझ गए, सभी ने एक साथ उत्तर दिया। भले ही एल्बा उन्हें यह नहीं बताती, फिर भी उनकी हिम्मत नहीं होती कि वे आज जो हुआ वह किसी को बताएं। साहिल बहुत छोटा था, लेकिन वह बहुत मजबूत था। कोई भी जान जाएगा कि वह साधारण नहीं था यदि वे मूर्ख नहीं थे। इसके अलावा ये स्पष्ट था कि वह ऐसा कोई नहीं था जिसे गार्ड्स और मेड्स उकसा सकें। फेलोज परिवार के मर्चेंट शिप के पीछे कॉर्नेलियस द्वारा भेजा गया एक और बिगिनर सॉवरन रैंक, जो एक बूढ़ा आदमी भी था, शून्य में चुपचाप खड़ा था। मूल रूप से उसे यहाँ मिस एल्बा फेलोज को भागने से रोकने के लिए भेजा गया था। अब वह बस वहां से निकलना चाहता था।
हालांकि मास्टर कॉर्नेलियस ने उसे कोई आदेश नहीं दिया, इसलिए उसने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। सॉवरन रैंकर ने अपने ऊपर मंडराते हुए आसन्न कयामत को महसूस किया। बूढ़े आदमी ने अपने पूरे शरीर के बाल खड़े होते हुए महसूस किए। एक बड़ा आतंक उसके करीब आ रहा था। इस क्षण वह अब और ज्यादा परवाह नहीं कर सका। मेरा जीवन अधिक महत्वपूर्ण है। हालांकि जब वह हिलना चाहता था तो उसने महसूस किया कि वह नहीं हिल सकता। ये कैसे संभव है? बूढ़ा आदमी घबरा गया। मैं हिल क्यों नहीं सकता? यह क्या भला है? उसने अभी अभी सॉवरन रैंक को तोड़ा था और उसकी माइंड पावर अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी। स्वाभाविक रूप से वह यह महसूस नहीं कर सका कि साहिल की माइंड पावर चुपचाप उसके पास पहुंच गई थी और उसे फंसा रही थी। चूंकि वह केवल एक बिगिनर सॉवरन रैंकर था, इसलिए वह साहिल की माइंड पावर की बेड़ियों से मुक्त नहीं हो सका। बूढ़े आदमी द्वारा कई बार कोशिश करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ, तो उसने हताशा में इटर्नल गोल्डन बॉडी का आह्वान करने की कोशिश की। उस क्षण उसने अचानक अपने सीने में तेज दर्द महसूस किया। जैसे ही उसने नीचे देखा, उसने अपनी आंखों के सामने अचानक एक लाल तलवार की नोक दिखाई दी। क्या ये? इससे पहले कि बूढ़ा आदमी समझ पाता कि क्या हो रहा है, अनगिनत भेदी तलवार ऊर्जा ने उसके शरीर को नष्ट करना शुरू कर दिया। उसने अपनी जीवन शक्ति को बहते हुए महसूस किया। हालांकि उसका शरीर इसकी भरपाई के लिए पर्याप्त जीवन शक्ति उत्पन्न करने में असमर्थ था। बूढ़ा आदमी जानता था कि यदि यह जारी रहा तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। वह खुद को बचाना चाहता था, लेकिन वह अपने शरीर से थोड़ी सी भी ताकत नहीं लगा सका। इसलिए वह केवल असहाय होकर देख सकता था, क्योंकि मृत्यु धीरे धीरे करीब आ रही थी। अध्याय 1679। यह अज्ञात था कि साहिल बूढ़े आदमी के पीछे कब प्रकट हुआ। जबकि बूढ़ा आदमी उसकी माइंड पावर द्वारा संयमित था, साहिल ने बूढ़े आदमी के शरीर में तब वार किया जब वह हिलने में असमर्थ था। साथ ही ईवल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड ने अनगिनत ऊर्जा के साथ बूढ़े आदमी के शरीर में कहर बरपाना शुरू कर दिया। जल्द ही बूढ़े आदमी का शरीर धीरे धीरे गायब हो गया, क्योंकि उसने आतंक भरी आंखों से साहिल की ओर देखा। अंत में उसकी राख का एक निशान भी नहीं बचा। बूढ़ा आदमी नहीं जानता था कि वह कौन था जिसने उसे इस पूरे समय इतना असहाय बना दिया था। साहिल उस लड़ाई में अजेय था जहां उसका प्रतिद्वंद्वी उसके समान स्तर का था। यदि उसे उसकी माइंड पावर और ईवल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी, वह खुद से कुछ रैंक ऊपर के किसी व्यक्ति से लड़ भी सकता था या उसे मार भी सकता था। यह मुख्य रूप से साहिल की शक्तिशाली माइंड पावर और उसके पागलों की तरह अद्भुत प्रथम श्रेणी के सोलबाउंड वेपन ईवल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड के कारण था। बेशक जो और भी अद्भुत था वह उसका सुपर लैविश सिस्टम था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसका सिस्टम ही वह था जिसने उसे उसकी माइंड पावर और ईवल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड प्रदान की थी। दो बिगिनर सॉवरन रैंकर्स से छुटकारा पाने के बाद साहिल ने दूर लाइटफुट परिवार के जहाज पर अपनी नजर डालनी शुरू की। इस क्षण साहिल लाल लंबी तलवार पकड़े हुए शून्य में खड़ा था। वह ईश्वर की तरह एक चमकदार रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। कॉर्नेलियस हक्का बक्का रह गया। अभी वह बिगिनर सॉवरन रैंकर को अपनी रक्षा के लिए वापस बुलाने ही वाला था। हालांकि बूढ़ा आदमी बिना किसी प्रतिरोध के मारा गया और उसका शरीर भी शून्य में विलीन हो गया। वह पूरी तरह से मर चुका था। अब बूढ़े आदमी का हत्यारा उसे देख रहा था। प्रतिद्वंद्वी ने उस पर एक जानलेवा नजर डाली और कॉर्नेलियस सिहर उठे बिना नहीं रह सका। लाइटफुट परिवार के दूसरे उत्तराधिकारी के रूप में यह पहली बार था जब कॉर्नेलियस ने इतने लंबे समय तक जीवित रहने के बाद वास्तव में मृत्यु के खतरे को महसूस किया। कॉर्नेलियस ने खुद को शांत करने की कोशिश की और ऊंची आवाज में पूछा, क्या तुम मुझे मारने की योजना बना रहे हो? तुम्हें क्या लगता है? साहिल ने वापस पूछा, क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? मुझे परवाह नहीं है कि तुम कौन हो, मुझे बस इतना पता है कि जो कोई भी मेरी योजना में बाधा डालता है वह मरने के लायक है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारी योजना क्या है। साथ ही हम एक दूसरे को नहीं जानते और हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। मैं बस मिस एल्बर फेलोज को बोर्ड पर मेरे साथ ड्रिंक करने के लिए आमंत्रित करना चाहता था, बस इतना ही। मिस फेलोज मेरी योजना में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और मैं उन्हें कुछ भी होने की अनुमति नहीं दूंगा। चूंकि ऐसी बात है, आज मैं कॉर्नेलियस लाइटफुट हार स्वीकार करता हूं और मैं वादा करता हूं कि मैं आपको और मिस एल्बर को फिर से परेशान नहीं करूंगा। चलिए बस इसे छोड़ देते हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करूंगा? मैंने तुम्हारे जैसे बड़े परिवारों के कई प्रत्यक्ष वंशजों को देखा है। भले ही तुम अभी अपना सिर झुका लो, लेकिन एक बार सुरक्षित होने के बाद तुम तुरंत हमसे बदला लेने का रास्ता ढूंढ लोगे। मैं लाइटफुट परिवार के नाम पर कसम खा सकता हूं कि जब तक तुम मुझे जाने दोगे, मैं कॉर्नेलियस लाइटफुट अब से तुम्हें और मिस फेलोज को कभी परेशान नहीं करूंगा। साहिल ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। तो तुम क्या चाहते हो? कॉर्नेलियस ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। इस क्षण वह ऊपर से बहुत शांत था, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे बहुत पसीना आ रहा था और उसके शरीर के कपड़े लगभग भीग चुके थे।
उसने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर ली थीं और उसके नाखून उसके मांस में धंस गए थे। चूंकि वह मृत्यु के संकट का सामना कर रहा था, भले ही उसकी स्थिति बहुत ऊंची थी, लेकिन वह बेकार थी। मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। मेरी राय में केवल मरे हुए ही नहीं बोल सकते, साहिल ने उत्तर दिया। उसके शब्दों ने कॉर्नेलियस के दिल को जकड़ लिया। वह मौत के डर से डरा हुआ था कि यदि थोड़ा सा भी मतभेद हुआ तो साहिल कार्रवाई कर देगा। खुद को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें लेने के बाद कॉर्नेलियस ने फिर कहा, यदि तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हें स्पष्ट रूप से सोचना होगा। मैं लाइटफुट परिवार का दूसरा उत्तराधिकारी हूं और मैं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हूं। मेरे परिवार में न केवल 2 ट्रू सेंट्स और 3 प्री सेंट्स हैं, बल्कि जिंजर परिवार के साथ भी हमारा अटूट रिश्ता है, जिनके पास एक सेक्रेड सेंट है और जो स्टार किंगडम की 6 शीर्ष ताकतों में से एक है। यदि तुम मुझे मारते हो तो स्टार किंगडम से भागने के बारे में सोचना भी मत। साहिल भी ये सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। उसके परिवार में 2 ट्रू सेंट्स और 3 प्री सेंट्स हैं, और यहाँ तक कि जिंजर परिवार के साथ अटूट रिश्ता है जिसके पास एक सेक्रेड सेंट है। इस आदमी के पास इतना अहंकारी होने के लिए पूंजी है। पूरे स्टार किंगडम में शायद इतने मजबूत बैकग्राउंड वाले बहुत से लोग नहीं हैं। अध्याय 1680। हालांकि कॉर्नेलियस के शब्दों ने उसे मारने के साहिल के संकल्प को और मजबूत कर दिया। साहिल के पास अब सबसे ज्यादा किस चीज की कमी थी? समय। यदि उसे पर्याप्त समय दिया जाता तो वह सेक्रेड सेंट से नहीं डरता। यदि उसने कॉर्नेलियस को जाने दिया तो वह उसके व्यक्तित्व को देखते हुए निश्चित रूप से खुद से बदला लेगा। यदि वह अपने परिवार को एक प्री सेंट भेजने के लिए मनाने में कामयाब हो गया तो साहिल को सॉवरन रैंक में उसकी वर्तमान स्थिति में केवल कत्ल ही किया जा सकता था। यदि वह कॉर्नेलियस को मार देता है तो वह और समय बचा सकता है। कॉर्नेलियस को कोई अंदाजा नहीं था कि वह अपने बैकग्राउंड के बारे में जितना ज्यादा शक्तिशाली होने की बात करेगा, साहिल द्वारा उसे बख्शने की संभावना उतनी ही कम होगी। सच में, किसे पता चलेगा कि मैं तुम्हें अभी मार दूं और फिर तुम्हारे परिवार के सभी लोगों को मार दूं। साहिल ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसके दिल में हत्या का इरादा पहले ही व्याप्त होने लगा था। वह लाइटफुट परिवार के जहाज पर मौजूद सभी को चुप कराने के लिए किसी भी समय कार्रवाई कर सकता था। तुम एक सेंट की थाह नहीं पा सकते, इसलिए जोखिम न लें। मेरे ग्रैंड मास्टर्स के पास यहाँ क्या हुआ ये पता लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। तुम चाहे कहीं भी छिप जाओ, तुम्हें ढूंढ लिया जाएगा। साहिल थोड़ा डर गया था। यदि कॉर्नेलियस जो कह रहा था वह सच था तो ये परेशानी वाली बात होगी। साहिल को सेंट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह बस इतना जानता था कि नेक बहुत मजबूत था। यदि उसकी मजबूत माइंड पावर नहीं होती तो वह बहुत पहले ही नेक के हाथों मर गया होता। कॉर्नेलियस को साहिल को चुप रहते देख उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उसके जीवित रहने की इच्छा बहुत बढ़ गई। उसने आगे कहा, मेरे दोस्त, जब तक तुम मुझे आज जाने दोगे, मैं वादा करता हूं कि मैं तुमसे बदला नहीं लूंगा और आज जो हुआ उसके बारे में मैं कुछ भी उल्लेख नहीं करूंगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? जब कॉर्नेलियस को लगा कि अभी भी उम्मीद है तो एक बेवक्त आवाज सुनाई दी। साहिल, कॉर्नेलियस की बकवास मत सुनो। हालांकि मैं सेक्रेड सेंट्स के बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं जानती हूं कि प्री सेंट्स और ट्रू सेंट्स वह नहीं कर सकते जो उसने कहा, और वे कहीं भी कभी भी क्या हो रहा है यह नहीं जान सकते। वे सर्वशक्तिमान नहीं हैं। यहाँ सिग्नल ब्लॉक्ड है और हम सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट के एक दूरदराज के स्थान पर हैं। इसलिए कॉर्नेलियस के परिवार को पता नहीं चलेगा भले ही तुम उसे यहाँ मार दो। स्वाभाविक रूप से एल्बर ने ही यह कहा था। कॉर्नेलियस उसे और फेलोज परिवार को नष्ट करना चाहता था, तो वह कॉर्नेलियस को मारने का अवसर कैसे गंवा सकती थी? इसके अलावा ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा एल्बर ने कहा था। सेंट्स भगवान नहीं थे। एल्बर, चुप रहो, कॉर्नेलियस गुस्से में चिल्लाया। उसके पास अभी भी जीवित रहने का एक छोटा सा मौका था, लेकिन उस कुतिया एल्बर ने उसे उजागर करने के लिए छलांग लगा दी। कॉर्नेलियस अपने गुस्से पर कैसे काबू रख सकता था? मेरे दोस्त, मेरी बात सुनो। कॉर्नेलियस स्पष्ट करना चाहता था, लेकिन जहां तक नजर जा सकती थी साहिल का कोई निशान नहीं था। उसके तुरंत बाद एक मजबूत आसम कयामत उसके करीब आए। कॉर्नेलियस स्तब्ध रह गया। ओह नहीं, वह कार्रवाई कर रहा है। वह कुतिया, वह चूहा। एल्बर, तुम कुतिया। यदि उसने मुझे उजागर नहीं किया होता तो उसने मेरे साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की होती। रक्षा सक्रिय करें और पूरी गति से पीछे हटें। कॉर्नेलियस आतंक में चिल्लाया। अध्याय 1681। जब उन्होंने कॉर्नेलियस की आतंकित चीख सुनी तो स्पेसशिप पर मौजूद सभी लोग तुरंत हरकत में आ गए। उन्होंने सभी डिफेंस सिस्टम्स को सक्रिय कर दिया और साथ ही वे पूरी ताकत के साथ त्वरित हुए। हर कोई वहां से जितनी जल्दी हो सके निकलना चाहता था। जाहिर है, वे 2 बिगिनर सॉवरन रैंकर्स की मृत्यु से बहुत सदमे में थे। प्रतिद्वंद्वी एक सॉवरन रैंकर को सेकंडों में मार सकता था, इन लोगों की तो बात ही छोड़िए। भले ही वे सभी आगे बढ़े, यह अंडे से पत्थर मारने जैसा होता। वे सभी मर जाते। जब साहिल ने सुना कि एल्बर ने क्या कहा तो वह जान गया कि कॉर्नेलियस उससे झूठ बोल रहा था। इस प्रकार उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत कार्रवाई की।
वह लाइटफुट परिवार के स्पेसशिप के पास पहुंचा और अपनी तलवार घुमाई, जिससे लाल रोशनी की एक चमक पैदा हुई। इस लाल रोशनी के तहत स्पेसशिप का डिफेंस सिस्टम टोफू के एक ब्लॉक की तरह तुरंत कट गया, और यहां तक कि स्पेसशिप का शरीर भी सीधे लाल रोशनी से भेद दिया गया और शून्य में गायब हो गया। इसके बावजूद स्पेसशिप बहुत अधिक नहीं हिला। कोई देख सकता था कि यह लाल रोशनी कितनी तेज और दुर्लभ थी। उसकी तलवार का एक आकस्मिक घुमाव ही इतना जबरदस्त नुकसान पहुंचा सकता था। ये वास्तव में ईवल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड थी जो दुनिया की हर चीज को काट सकती थी। लाल रोशनी द्वारा छोड़े गए अंतर का पीछा करते हुए साहिल स्पेसशिप में दाखिल हुआ और कॉर्नेलियस के पीछे आ गया। लाइटफुट परिवार के स्पेसशिप के कंट्रोल रूम में कोई भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उन्होंने आतंक में अपनी आंखें फैला लीं और उस आदमी को देखा जो अचानक प्रकट हुआ था। कॉर्नेलियस को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ, इसलिए वह धीरे धीरे मुड़ा। उसके सामने एक अविश्वसनीय रूप से युवा चेहरा दिखाई दिया। क्या ये वही लड़का नहीं है जिसने सेकंडों में बिगिनर सॉवरन रैंकर्स को मार दिया था? वह यहाँ कैसे आया? जब उसने उस चेहरे को देखा जो जानलेवा इरादे से भरा था, तो कॉर्नेलियस का दिल तेजी से धड़क रहा था और यहाँ तक कि उसका शरीर भी बेकाबू होकर कांपने लगा। वह इतने समय से जीवित था और यह पहली बार था जब वह मृत्यु के इतने करीब था। कौन हो तुम? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? कॉर्नेलियस ने अपने दिल के आतंक को दबाने की पूरी कोशिश करते हुए पूछा। हालांकि उसकी कांपती आवाज ने उसे धोखा दे दिया। मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। जब तक तुम मर चुके हो, यहाँ जो कुछ भी हुआ वह जमीन में दफन हो जाएगा। सच्चाई कोई नहीं जान पाएगा, साहिल ने शांति से उत्तर दिया। मेरे दोस्त, कृपया मुझे बख्श दो। यदि तुम मुझे जाने देते हो तो मैं तुमसे कुछ भी वादा कर सकता हूं जो तुम चाहते हो। पैसा, महिलाएं, दर्जा, जो कुछ भी तुम चाहते हो मैं तुम्हें दे सकता हूं। मुझे खेद है, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, इसलिए मैं केवल तुम्हें मार सकता हूं। तुम्हें ऐसा भाग्य भुगतने के लिए खुद को दोष देना चाहिए। साहिल के शब्द आखिरी तिनका बन गए जिसने कॉर्नेलियस को तोड़ दिया। धप! कॉर्नेलियस साहिल के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसका पूरी तरह से भावनात्मक पतन हो गया। वह अभी भी युवा था और उसका भविष्य बहुत उज्ज्वल था। वह यहाँ मरना नहीं चाहता था। माय लॉर्ड, कृपया मुझे मत मारो। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, कृपया मुझे मत मारो। कृपया, यदि तुम मुझे जाने देते हो तो मैं, कॉर्नेलियस लाइटफुट, तुम्हारा गुलाम बनूंगा। मैं केवल तुम्हारी बात मानूंगा। यदि तुम चाहते हो कि मैं पूर्व जाऊं तो मैं कभी पश्चिम नहीं जाऊंगा। कॉर्नेलियस साहिल के सामने घुटनों के बल बैठ गया और चेहरे पर आंसू बहते हुए भीख मांगने लगा। इस समय उसमें लाइटफुट परिवार के दूसरे उत्तराधिकारी वाले भाव नहीं थे। वह मृत्यु के संकट का सामना कर रहा था, इसलिए चाहे उसका दर्जा कितना भी ऊंचा क्यों न हो, वह एक साधारण व्यक्ति से अलग नहीं होगा। साहिल को कॉर्नेलियस की भीख पर सहानुभूति नहीं हुई। कॉर्नेलियस का स्वागत साहिल की ईवल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड की लाल रोशनी से हुआ। जब लाल रोशनी चमकी तो कॉर्नेलियस ने अपने सामने के दृश्यों को लगातार बदलते देखा, जैसे कि वह हवा में तैर रहा हो। वह नहीं जानता था कि उसका सिर पहले ही काटा जा चुका था। हालांकि चूंकि वह इटर्नल रेल्म का बिगिनर इमॉर्टल रैंकर था, इसलिए सिर कटने पर भी वह नहीं मरता। यदि वह ठीक होना चाहता था तो उसे बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। बेशक ये सामान्य परिस्थितियों में था। साहिल की ईवल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड अनंत ऊर्जा से भरी हुई कॉर्नेलियस के शरीर में पहले ही प्रवेश कर चुकी थी, जिससे अंदर की सभी कोशिकाएं मर गई थीं। अध्याय 1682। वह ठीक होना चाहता था, लेकिन अब उसके पास मौका नहीं था। कॉर्नेलियस का शरीर लाइटफुट परिवार की आंखों के सामने गायब हो गया। मास्टर कॉर्नेलियस मर गया है। उनमें से एक ने अपने आप से बुदबुदाया, जैसे उन्होंने अपनी आत्मा खो दी हो। कॉर्नेलियस लाइटफुट परिवार का दूसरा उत्तराधिकारी था, साथ ही वह उनका नियोक्ता भी था। भले ही वे जीवित वापस जा सकें, लाइटफुट परिवार उन्हें कभी नहीं बख्शेगा क्योंकि उनका नियोक्ता मर चुका था। थोड़ी देर बाद साहिल लाइटफुट परिवार के स्पेसशिप से निकल गया। उसके जाने के कुछ ही समय बाद धमाका! स्पेसशिप एक बड़े विस्फोट में राख में बदल गया। वर्तमान में कॉर्नेलियस और लाइटफुट परिवार जिसे वह लाया था, सभी मर गए। फेलोज परिवार के मर्चेंट शिप पर हर कोई अवाक रह गया जब उन्होंने दूर राख में बदलते स्पेसशिप को देखा। वे भविष्यवाणी कर सकते थे कि लंबे समय से शांतिपूर्ण सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट जल्द ही अराजक हो जाएगा। कॉर्नेलियस लाइटफुट परिवार का दूसरा उत्तराधिकारी था और उसके परिवार की युवा पीढ़ी के बीच उसका ऊंचा दर्जा था, जो केवल पहले उत्तराधिकारी आर्किमिडीज के बाद दूसरे स्थान पर था। साथ ही लाइटफुट परिवार स्प्लेंडर को नियंत्रित करता था, जो शीर्ष 5 ट्रेडिंग कंपनीज में से एक थी। उनके पीछे जिंजर परिवार था, जो स्टार किंगडम की 6 शीर्ष ताकतों में से एक था, जिसके पास सेक्रेड सेंट्स थे। लाइटफुट परिवार अब फल फूल रहा था और वे फेलोज परिवार के बराबर नहीं थे, एक ऐसा परिवार जो धीरे धीरे पतन की ओर था। लाइटफुट परिवार निश्चित रूप से कॉर्नेलियस की मृत्यु को प्राथमिकता देगा। साथ ही वे क्रोधित भी होंगे। एक बार जब धन, शक्ति और अधिकार वाला परिवार पागल हो जाता है
तो पूरा सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट उनके पैरों तले कांप सकता है। हालांकि लाइटफुट परिवार की तुलना में हर कोई उनकी ओर बढ़ रहे युवा की पहचान के बारे में अधिक उत्सुक था। साहिल बहुत युवा दिख रहा था। सिस्टम प्राप्त करने के बाद से वह कभी नहीं बदला। जैसे जैसे उसका कौशल बढ़ा, साहिल का स्वभाव ही एकमात्र चीज थी जो बदली। वह बहुत युवा था और फिर भी वह इतना भयानक रूप से मजबूत था। वह यहाँ तक कि लाइटफुट परिवार के 2 सॉवरन रैंकर्स को सेकंडों में मार सकता था। वह कितना मजबूत था। यदि साहिल कहता कि उसका कोई मजबूत बैकग्राउंड नहीं है और वह जहां पहुंचा है वह अपने दम पर पहुंचा है, तो कौन उस पर विश्वास करेगा? कोई नहीं। भले ही कोई प्रतिभाशाली हो, वह अपने साथियों से तभी आगे निकल सकता था जब उसके पीछे कोई ताकत हो जो उसे निरंतर संसाधन दे। किसी भी मामले में उन्होंने स्टार किंगडम में कभी भी किसी ऐसे प्रतिभाशाली युवा के बारे में नहीं सुना था जो गरीब परिवारों से आया हो। ऐसा नहीं था कि शक्तिशाली लोग गरीब परिवारों से नहीं आएंगे, लेकिन मजबूत परिवारों के लोग कभी भी अपने साथियों से आगे नहीं निकल सकते थे। यदि वे मजबूत होना चाहते थे तो उन्हें और भी अधिक समय की और बड़ी कठिनाइयों को दूर करने की आवश्यकता थी। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी कि साहिल ने अब जो क्षमता दिखाई वह स्टार किंगडम के उन शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों से कम नहीं थी। एल्बर्ट के अलावा बाकी सभी सोच रहे थे कि क्या साहिल स्टार किंगडम की 6 शीर्ष ताकतों का प्रत्यक्ष वंशज था। यदि नहीं, तो वह आज के अपने प्रदर्शन की व्याख्या कैसे करेगा? उसने लाइटफुट परिवार के 2 सॉवरन रैंकर्स को सेकंडों में मार डाला। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता था, खासकर अब जब साहिल इतना युवा था। जब हर कोई सोच रहा था कि साहिल कौन है, तो एल्बर्ट ने कहा, आपको पता होना चाहिए कि यदि आप आज जो हुआ उसे लीक करते हैं तो इसका प्रभाव कितना बड़ा और परिणाम कितने गंभीर होंगे। मैं भी खतरे में पड़ जाऊंगी। आप लोगों की तो बात ही छोड़िए। आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है ना? मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, है ना? चिंता न करें मिस, हम मरते दम तक इसके बारे में एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। हाँ, चिंता न करें मिस, इसमें हमारे परिवार भी शामिल होंगे। इसके अलावा उसने हम सभी को बचाया है, इसलिए हम मरते दम तक कुछ नहीं कहेंगे। यह अच्छा है, एल्बर्ट ने सीधे आगे देखते हुए कहा। वह साहिल को धीरे धीरे वापस आते हुए देख रही थी। अध्याय 1683। सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट का ईस्ट एंड 5 सुपर लार्ज ट्रेड जोन्स में से एक था। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और केंद्र में 5 सुपर लार्ज ट्रेड जोन्स प्रत्येक शीर्ष 5 ट्रेडिंग कंपनीज में से एक द्वारा नियंत्रित थे। लाइटफुट परिवार के स्वामित्व वाले स्प्लेंडर ने ईस्ट एंड को नियंत्रित किया, जबकि फेलोज परिवार के ट्रेजर ट्रोव ने वेस्ट एंड को नियंत्रित किया। सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट के ईस्ट एंड में एक बहुत बड़ा क्षेत्र था। वहां ऊंचे पहाड़ और खड़ी चोटियां, हरे भरे पेड़ और जंगली जानवर थे। ये सबसे प्राचीन पारिस्थितिक वातावरण था और इस क्षेत्र के केंद्र में अनगिनत विचित्र इमारतें खड़ी थीं। यही वह जगह थी जहां लाइटफुट परिवार का मुख्य निवास स्थित था। कॉर्नेलियस की मृत्यु के कुछ ही समय बाद डिंग 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 लगातार 9 जोरदार झनकारों ने शांति भंग कर दी। मूल रूप से असामान्य रूप से शांत इमारत परिसर में शोर सुनाई देने लगा। क्या हुआ? परिवार ने लगातार 9 बार घंटी बजाई। ऐसा कई सालों से नहीं हुआ है। कौन जाने। चलो जल्दी चलो। चूंकि घंटी 9 बार बजी है, इसलिए परिवार के साथ कुछ महत्वपूर्ण हुआ होगा और हमें पता चल जाएगा कि जब हम बाद में मुख्य हॉल में पहुंचेंगे। चलो चलें। उन्होंने लगातार 9 बार घंटी बजाई। ये परिवार के लिए सबसे जरूरी बुलाने का आदेश है। जो कोई भी इसे सुनता है उसे जल्द से जल्द हॉल की ओर भागना चाहिए, चाहे वे कुछ भी कर रहे हों। शांत और विचित्र इमारतों से बहुत से लोग बाहर निकलने लगे और वे सभी मुख्य हॉल की ओर भागे। लाइटफुट परिवार के मुख्य निवास के एक टॉवर के अंदर सबसे ऊपरी मंजिल पर 30 के दशक का एक आदमी पालथी मारकर बैठा था। 9 झनकारों ने उसे भी जगा दिया। उस आदमी ने अपनी आंखें खोलीं, जिसमें संदेह का एक अंश दिखाई दे रहा था। परिवार ने अब बुलाने का आदेश क्यों जारी किया? उन्होंने इसे 9 बार भी बजाया। आखिर क्या हुआ? उस आदमी ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि वह लाइटफुट परिवार के अन्य सदस्यों की तरह उठकर हॉल की ओर नहीं भागा। इसके बजाय उसने अपनी आंखें बंद करना जारी रखा। जल्द ही दरवाजे के बाहर से एक आवाज आई। मास्टर, परिवार ने उच्चतम मानक का बुलाने का आदेश जारी किया है। कुछ जरूरी हुआ होगा। क्या आप जाकर देखना चाहते हैं? मैं अभी एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हूं, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें जाकर देखना चाहिए कि क्या हुआ। उसके बाद वापस आओ और मुझे बताओ, उस आदमी ने अपनी आंखें बंद करके जवाब दिया। लेकिन कोई लेकिन नहीं। यदि परिवार का कोई एल्डर पूछता है तो बस इतना कहना कि मैं सफलता के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हूं और मैं नहीं जा सकता। मेरा मानना है कि वे समझेंगे। जी मास्टर। दरवाजे के बाहर के लोग चले गए। टॉवर की सबसे ऊपरी मंजिल फिर से सन्नाटे में डूब गई। यह आदमी आर्किमिडीज लाइटफुट था, जो लाइटफुट परिवार का पहला उत्तराधिकारी था। साथ ही वह स्टार किंगडम की युवा पीढ़ी के बीच भी शीर्ष पर था।
हालांकि वह शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों जितना अच्छा नहीं था, फिर भी वह दूसरों की तुलना में उत्कृष्ट माना जाता था। यदि कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो लाइटफुट परिवार का अगला मुखिया लगभग निश्चित रूप से वही होगा। कॉर्नेलियस वहां बहुत अहंकारी था, लेकिन आर्किमिडीज के सामने उसे फिर भी सम्मानजनक रहना पड़ता था। कॉर्नेलियस हमेशा आर्किमिडीज से आगे निकलना चाहता था। यह अफसोस की बात थी कि उसने कितनी भी कोशिश की, वह फिर भी असफल रहा। समय के साथ दोनों के बीच की खाई बढ़ती गई। इससे कॉर्नेलियस के आत्मविश्वास को गहरा झटका लगा। इतने समय के बाद भी कॉर्नेलियस परिवार के मुखिया के पद को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। अध्याय 1684। इसलिए उसने अपने रास्ते पर जाने का फैसला किया और मुखिया के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अपनी खोज में कहीं और से शुरुआत की। इसी तरह उसने जिंजर परिवार के बेटे का पक्ष लेने और अल्बा पर हमला करने की योजना बनाने का फैसला किया। बेशक कॉर्नेलियस ने इसके लिए अपनी जान की कीमत भी चुकाई। आर्किमिडीज ने अपनी आंखें बंद करके अभ्यास जारी रखा। कुछ समय बाद खट 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 दरवाजे पर एक दस्तक ने उसे जगा दिया। कौन है? आर्किमिडीज ने कुछ असंतुष्ट होकर पूछा। वह नफरत करता था जब दूसरे उसे परेशान करते थे जब वह अभ्यास कर रहा होता था। मास्टर, मैं हूं। दरवाजे के बाहर से एक बूढ़े आदमी की आवाज आई। अंदर आओ, कॉर्नेलियस ने कहा। दरवाजा खुला और भूरे बालों वाला एक बूढ़ा आदमी बाहर से अंदर आया। इस बूढ़े आदमी की पहचान साधारण नहीं थी। उसका नाम बर्नार्ड लाइटफुट था। वह लाइटफुट परिवार का एक अपेक्षाकृत दूर का सदस्य था और वह परिवार द्वारा आर्किमिडीज को भेजा गया रक्षक भी था। वह बहुत मजबूत था और एक इटर्नल रेल्म का लेट सॉवरन रैंक का था। लाइटफुट परिवार के पहले उत्तराधिकारी के रूप में आर्किमिडीज की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण थी और यह कॉर्नेलियस की तुलना में बहुत अधिक महत्वपूर्ण थी। यदि कॉर्नेलियस मर गया होता तो लाइटफुट परिवार क्रोधित होता। हालांकि यदि आर्किमिडीज मर जाता तो लाइटफुट परिवार केवल क्रोधित नहीं होता, वे पूरी दुनिया को उलटपुलट कर देते। यहाँ तक कि कुछ सेंट रेल्म ग्रैंड मास्टर्स भी सतर्क हो जाते। पहले उत्तराधिकारी और दूसरे उत्तराधिकारी के बीच ऐसा ही अंतर था। ऐसा लगता था कि वे केवल एक पद दूर थे, लेकिन उन्हें जो व्यवहार मिला वह बहुत अलग था। उदाहरण के लिए आर्किमिडीज के पास एक रक्षक था, लेकिन कॉर्नेलियस के पास नहीं था। यदि अल्बा पर हमला करने वाला आर्किमिडीज होता न कि कॉर्नेलियस, तो साहिल, जो कि एक मिड सॉवरन रैंकर है, को लेट सॉवरन रैंक वाले बूढ़े आदमी के हाथों नुकसान उठाना पड़ सकता था। बेशक साहिल की माइंड पावर और ईवल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड उसके सबसे बड़े सहयोगी थे, इसलिए वह डरेगा नहीं। हालांकि यदि वह बूढ़े आदमी को मारना और चुप कराना चाहता था तो यह मुश्किल होता। बर्नार्ड के अंदर आने के बाद आर्किमिडीज उसका स्वागत करने के लिए उठा। आर्किमिडीज उस बूढ़े आदमी के सामने नखरे नहीं करता जो इतने सालों से उसके साथ था और जिसने उसकी सुरक्षा की गारंटी देने के लिए सब कुछ किया था। अंकल बर्नार्ड, आप यहाँ हैं। कृपया बैठिए श्रीमान, आर्किमिडीज ने विनम्रतापूर्वक कहा। मास्टर आकी, मैं पहले से ही जानता हूं कि परिवार ने बुलाने का आदेश क्यों जारी किया है, बूढ़े आदमी ने बैठने के बाद कहा। ओह, क्या बात है, मुझे बताओ, आर्किमिडीज ने उत्सुकता से पूछा। कॉर्नेलियस मर गया है। कॉर्नेलियस मर गया है? कैसे? आर्किमिडीज ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। आर्किमिडीज परिवार के दूसरे उत्तराधिकारी से परिचित था। वह प्रतिभाशाली था, लेकिन फिर भी आर्किमिडीज से काफी कमतर था। उस समय कॉर्नेलियस ने प्रशिक्षण लेने का मन बना लिया था ताकि वह आर्किमिडीज के साथ मुखिया के पद के लिए लड़ सके। उसके बेरहमी से हारने के बाद कॉर्नेलियस कुछ समय के लिए चुप रहा। हाल ही में ये कहा गया था कि वह एक बार फिर सक्रिय हो गया था और वह जिंजर परिवार के बहुत करीब हो रहा था। वह इतनी अचानक कैसे मर गया? इस पूरे समय आर्किमिडीज कभी भी कॉर्नेलियस के बारे में परेशान नहीं था। यह अनिश्चित है कि वह कैसे मरा, लेकिन उसकी जीवन पट्टिका कुछ समय पहले टूट गई थी, इसलिए परिवार ने बुलाने का आदेश जारी किया। मुखिया और सभी वरिष्ठ क्रोधित हैं। उन्होंने हमें वह कारण खोजने का आदेश दिया जिससे उसकी मृत्यु हुई और हत्यारे को खोजने का। फिर वे लाइटफुट परिवार की गरिमा की रक्षा के लिए हत्यारे को अपनी पूरी ताकत से दबाएंगे और हत्यारे के पूरे रक्तवंश को मिटा देंगे, बर्नार्ड ने कहा। इसके बाद उसने आर्किमिडीज को बताया कि अभी मुख्य हॉल में क्या हुआ। आर्किमिडीज ने यह सुनने के बाद कुछ देर विचार किया और कहा, कॉर्नेलियस अंततः अभी भी परिवार का दूसरा उत्तराधिकारी है। उसकी मृत्यु जल्द ही पूरे सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट में फैल जाएगी, इसलिए यह वास्तव में परिवार की प्रतिष्ठा को एक बड़ा झटका देगा। वरिष्ठों का पागल होना सामान्य है। ठीक है, कॉर्नेलियस का रक्षक कहाँ है? वे सभी मर गए, जिसमें 2 बिगिनर सॉवरन रैंकर्स भी शामिल थे। वे सभी पराजित हुए और उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा, बर्नार्ड ने उत्तर दिया। चूंकि हत्यारा 2 बिगिनर सॉवरन रैंकर्स को मार सकता था, इसलिए वह कमजोर नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि वह कौन है। यदि उन्होंने गलती से कॉर्नेलियस को मार दिया क्योंकि वे नहीं जानते थे कि वह कौन था, तो यह अभी भी समझने योग्य है। यदि वे जानते थे कि कॉर्नेलियस लाइटफुट परिवार का प्रत्यक्ष वंशज है और उन्होंने फिर भी उसे मार डाला, तो यह दिलचस्प होगा, आर्किमिडीज ने हंसते हुए कहा। हालांकि उसकी मुस्कान भयावह लग रही थी।
अध्याय 1685। साहिल ने लाइटफुट परिवार के सभी सदस्यों से निपटने के बाद वह फेलोज परिवार के मर्चेंट शिप पर वापस लौट आया। सभी ने प्रशंसा के साथ उसका स्वागत किया। चाहे कोई कहीं भी हो, ताकतवर का हमेशा सम्मान किया जाएगा। इसके अलावा साहिल न केवल मजबूत था बल्कि वह बहुत शक्तिशाली भी था। इससे पता चलता था कि उसके पीछे की ताकत कितनी मजबूत थी। एल्बर की मेड्स ने साहिल को चमकती आंखों से देखा। यह अफसोस की बात थी कि मिस एल्बर का पहले से ही एक मंगेतर है और उस मंगेतर की पहचान और ताकत भी उतनी ही भयानक थी। अन्यथा यह आदमी और मिस एल्बर एक बेहतरीन जोड़ी होते। मिस फेलोज, मैंने लाइटफुट परिवार का ख्याल रख लिया है। हम कब निकलने वाले हैं? साहिल ने अंदर जाने के बाद पूछा। मास्टर साहिल, मुझे आपसे बात करने की ज़रूरत है। बाकी सभी अपने पदों पर लौटें, मर्चेंट शिप की जांच करें और फिर हम मूल मार्ग पर यात्रा जारी रखेंगे। जी मिस एल्बर जाने के लिए मुड़ी। साहिल उसके पीछे पीछे चल दिया, लेकिन उसे एहसास नहीं हुआ कि एल्बर ने उसे संबोधित करने का तरीका बदल दिया था। उसने उसे साहिल कहने के बजाय मास्टर साहिल कहना शुरू कर दिया। जाहिर है आज के उसके प्रदर्शन ने एल्बर को महसूस कराया कि साहिल को सीधे नाम से बुलाना अनुचित था। साहिल ने अपनी ताकत से एल्बर को जीत लिया। दोनों एक कमरे के दरवाजे तक चले गए और एल्बर ने अंदर जाने से पहले दरवाजा धकेला। यह एल्बर का कमरा होना चाहिए। साहिल दरवाजे पर खड़ा रहा और कुछ देर हिचकिचाने के बाद वह बहादुरी से अंदर चला गया। कमरे की चीज़ें अपेक्षाकृत सरल थीं। हालांकि ये बहुत साफ सुथरा था और एक नशीली खुशबू से भरा था। कोई एक नज़र में बता सकता था कि यह एक महिला का कमरा था। हालांकि ये ट्रेजर ट्रोव की मिस एल्बर का कमरा नहीं लग रहा था। वह एक अमीर परिवार में पैदा हुई थी, तो क्या उसका कमरा शानदार नहीं होना चाहिए? कृपया बैठिए। एल्बर ने साहिल को बैठने का इशारा किया। फिर उसने कुशलता से चाय की एक केतली बनाई और साहिल के लिए एक कप डाला। साहिल भी शर्मीला नहीं था। बैठने के बाद उसने चाय का कप उठाया और चाय पी ली। साहिल को चाय के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। इससे पहले चाय उसकी प्यास बुझाने के लिए एक चीज़ थी। हालांकि जब वह इटर्नल रेल्म में पहुंचा तो उसे अपनी प्यास बुझाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। एल्बर साहिल के सामने बैठी थी और जब उसने देखा कि उसने चाय कैसे पी तो उसने अपना सिर हिलाया। चाय की पत्तियां उत्तम गुणवत्ता की थीं, इसलिए कीमत भयानक रूप से ऊंची थी। साधारण लोग जीवन भर कड़ी मेहनत करने के बाद भी एक पत्ती नहीं खरीद पाएंगे। साहिल इस तरह चाय कैसे पी सकता था? क्या बर्बादी है! हालांकि एल्बर ने कुछ नहीं कहा। उसने अपना चाय का कप उठाया और एक घूंट लिया, जो साहिल के गटकने की तुलना में बहुत अधिक सुरुचिपूर्ण था। दोनों कुछ देर चुप रहे। एल्बर ने साहिल से अपनी आंखें कभी नहीं हटाईं। ऐसा लग रहा था मानो वह उसे आर पार देखना चाहती हो। साहिल अब और सहन नहीं कर सका, इसलिए उसने वह सवाल पूछा जिसके बारे में वह चिंतित था। मिस फेलोज, आपने आज मुझे कॉर्नेलियस को मारने के लिए कहा। हालांकि मुझे परेशानी पसंद नहीं है। क्या आप जिन लोगों को लाए हैं वे भरोसेमंद हैं? वे आज जो हुआ उसे लीक नहीं करेंगे, है ना? उसने लाइटफुट परिवार के सभी सदस्यों को मार डाला था। हालांकि फेलोज परिवार की तरफ अभी भी बहुत से लोग थे। साहिल कोई पत्थर दिल हत्यारा नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उन्हें नहीं मारेगा। यदि इन लोगों को जीवित रखा गया तो निश्चित रूप से छिपे हुए जोखिम होंगे। चिंता न करें मास्टर साहिल, आप इन लोगों पर भरोसा कर सकते हैं जिन्हें मैं इस बार लाया हूं। इसके अलावा भले ही आप वह हैं जिसने कार्रवाई की है, हम सभी जिम्मेदार हैं। यदि बात बाहर निकल गई तो लाइटफुट परिवार आपकी पहचान के बारे में जानने के बाद आपके साथ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन हम सभी मर जाएंगे। वे बेवकूफ़ नहीं हैं, इसलिए वे किसी को नहीं बताएंगे, एल्बर ने कहा। अध्याय 1686। यह अच्छा है, लेकिन हमारी योजना को तेज करना होगा। मुझे आशा है कि आप ट्रेडिंग कंपनी के साथ मेरी और मदद कर सकते हैं और इसे जल्द से जल्द पूरा करने में मेरी मदद करने के लिए ट्रेजर ट्रोव के संपर्कों का उपयोग कर सकते हैं, ताकि मेरे पास लाइटफुट परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पूंजी हो। यदि आप उस समय गलती से उजागर हो जाते हैं, तो यदि लाइटफुट परिवार आपके लिए परेशानी पैदा करने आता है तो मैं आपकी रक्षा कर सकता हूँ। मास्टर साहिल, मैं वास्तव में जिज्ञासु हूँ, आप एक नई ट्रेडिंग कंपनी शुरू करने और उसे बड़ा बनाने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं? जब मैं बाहर आया तो मेरे टीचर ने मुझे ये काम सौंपा था। साथ ही यह उनकी ओर से एक परीक्षा भी है। मुझे इसके पीछे का विशिष्ट कारण नहीं पता। मुझे केवल इतना पता है कि जब मैं छोटा था तो मुझे वह सब करना पड़ता था जो उस बूढ़े आदमी ने कहा था, चाहे कुछ भी हो। अन्यथा मुझे दंडित किया जाएगा और मैं काम पूरा करने के बाद ही उससे चीज़ों का अनुरोध कर सकता हूँ, साहिल ने समझाया। अब वह उन सभी अनुचित चीज़ों का दोष अपने मास्टर पर मढ़ रहा था जो अस्तित्व में नहीं थे। मैं समझ गई। फिर मैं बाद में एल्मा को सूचित करूंगी और उससे पहले तैयारी करने के लिए कहूंगी। नीलामी में भाग लेने के बाद हम अपना पूरा ध्यान इस पर लगा देंगे।
चिंता न करें मास्टर साहिल, जब तक हमारे पास धन है मुझे एल्बर फेलोज को विश्वास है कि मैं कम समय में ट्रेडिंग कंपनी को खड़ा कर सकती हूँ। एल्बर को अभी भी ऐसा करने में साहिल के मास्टर के इरादे के बारे में पूरी तरह समझ नहीं आया था, लेकिन उसने उन पर संदेह नहीं किया। आखिरकार वह एक सीक्रेट सेंट थे। उनके लिए अपने शिष्यों के लिए कुछ अजीब परीक्षाएं निर्धारित करना सामान्य था। कॉर्नेलियस मर चुका था, इसलिए अब उसके पास साहिल पर भरोसा करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। अन्यथा यदि आज जो हुआ उसके बारे में बात बाहर निकल गई और लाइटफुट परिवार ने इसका पीछा करने का फैसला किया, तो फेलोज परिवार अनिवार्य रूप से एल्बर को छोड़ देगा। फेलोज परिवार संघर्ष कर रहा था, इसलिए वे उसकी रक्षा करने के लिए परिवार को और खराब स्थिति में नहीं गिरने देंगे। इसके अलावा एल्बर को वैसे भी परिवार द्वारा महत्व नहीं दिया गया था। ये कहने के बाद अंततः उसके साथ क्या हुआ यह अभी भी उसके मंगेतर पर निर्भर था। शायद वह इससे बच सके। हालांकि एल्बर नहीं चाहती थी कि उसका जीवन उस आदमी के हाथ में हो। मेरे जाने से पहले मेरे मास्टर ने मुझे बहुत सारा पैसा दिया था, इसलिए धन की कोई समस्या नहीं है। मिस फेलोज, बस मुझे बताओ कि तुम्हें कितने की ज़रूरत है। हालांकि मैं केवल अंधेरे में छिप सकता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी ज़रूरत है कि तुम मेरे लिए सतह पर सब कुछ करो, साहिल ने आत्मविश्वास से कहा। उसके पास पैसे के अलावा कुछ नहीं था। एल्बर जितना ज़्यादा खर्च करेगी वह उतना ही खुश होगा। ज़रूर, एल्बर ने जवाब दिया। मिस फेलोज, मुझे पूछने के लिए क्षमा करें। यदि आप ये कर रही हैं तो आपको एक नए रास्ते पर चलना चाहिए, है ना? क्या आपके परिवार को कोई आपत्ति नहीं होगी? इस बारे में चिंता न करें। मैं अभी भी परिवार की तीसरी युवा मालकिन हूँ। भले ही वे मुझे महत्व न दें, फिर भी मेरा दर्जा है। परिवार अपने प्रत्यक्ष वंशजों को बाहर अपनी चीज़ें करने की अनुमति देता है। वे तब तक नहीं पूछेंगे जब तक कि परिवार के हित के लिए खतरा न हो। यह अच्छा है। मुझे आशा है कि हमारा सहयोग सुखद रहेगा, मिस फेलोज, साहिल ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर वह खड़ा हो गया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। जब तक एल्बर ने थोड़ा और कठिन परिश्रम किया और उसकी ताकत में सुधार करने के लिए उसे और अधिक लैविश पॉइंट्स दिलाने के लिए अधिक पैसा खर्च किया, तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसने कॉर्नेलियस को मार दिया। यदि लाइटफुट परिवार बदला लेने की हिम्मत करता है तो साहिल को उन सभी को भी खत्म करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। हालांकि कॉर्नेलियस ने जो कहा उसके अनुसार लाइटफुट परिवार के पास 2 ट्रू सेंट और 3 प्री सेंट ग्रैंड मास्टर्स थे। यदि साहिल एक सेक्रेट सेंट नहीं होता तो लाइटफुट परिवार को खत्म करना असंभव होता। एल्बर खड़ी हुई और साहिल से हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। साहिल ने महसूस किया कि एल्बर का हाथ थोड़ा ठंडा था, हालांकि यह अच्छा और मुलायम महसूस हुआ। उसका हाथ चिकना और आरामदायक था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी उच्च गुणवत्ता वाले रेशम को छू रहा हो। अभी वह एल्बर के बारे में जिज्ञासु था। उसका शरीर अच्छा था और उसकी त्वचा भी उत्कृष्ट थी, इसलिए उसे बहुत सुंदर दिखना चाहिए। इस समय घूंघट के नीचे एल्बर का चेहरा लाल था। यह पहली बार था जब वह अपनी उम्र के एक आदमी के साथ एक कमरे में रुकी थी, और यह पहली बार था जब उसने अपनी उम्र के एक आदमी को छुआ था। एक बड़े परिवार की एक महिला प्रत्यक्ष वंशज अपनी प्रतिष्ठा और अखंडता को बहुत महत्व देती थी। यहाँ तक कि उसके मंगेतर ने भी उसे कभी इस तरह नहीं छुआ था। अध्याय 1687। मास्टर साहिल, आज से हमें एक ही नाव पर सवार माना जा सकता है। हम साथ साथ ऊपर उठेंगे और गिरेंगे, इसलिए कृपया भविष्य में मेरा अच्छा ख्याल रखें। बेशक, जब तक मिस फेलोज मेरे मास्टर द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करने में मेरी मदद कर सकती हैं, तब तक मैं बाकी सब चीज़ों के साथ ठीक हूँ। जैसे ही दोनों बात कर रहे थे, मर्चेंट शिप फिर से शुरू हुआ और तेजी से इस यात्रा के गंतव्य सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट के वेस्ट एंड में सुपर लार्ज ट्रेड जोन की ओर बढ़ गया। इस बीच सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट के ईस्ट एंड में लाइटफुट परिवार भी हरकत में आ गया। दूसरा उत्तराधिकारी अचानक मर गया। यह कोई छोटी बात नहीं थी। लाइटफुट परिवार स्प्लेंडर को नियंत्रित करता था, जो शीर्ष 5 ट्रेडिंग कंपनीज में से एक थी। वे प्रतिष्ठा वाला परिवार थे और पूरे स्टार किंगडम में भी सम्मान पा सकते थे। सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट की तो बात ही छोड़िए। दूसरे उत्तराधिकारी को खोने की तुलना में वे अपनी प्रतिष्ठा और परिवार के सम्मान को अधिक महत्व देते थे। स्पष्ट रूप से कहें तो कॉर्नेलियस जैसा प्रत्यक्ष वंशज बहुत कम समय में फिर से प्रकट होगा। हालांकि यदि उन्होंने हत्यारे को नहीं ढूंढा और उनके पूरे रक्तवंश को खत्म नहीं किया, तो लाइटफुट परिवार की प्रतिष्ठा को होने वाले नुकसान की भरपाई इतनी आसानी से नहीं हो पाएगी। अनगिनत लोग निजी तौर पर लाइटफुट परिवार की अक्षमता के बारे में गपशप करेंगे। दूसरा उत्तराधिकारी मर चुका था और वे हत्यारे को भी नहीं ढूंढ सके। फिर लाइटफुट परिवार स्टार किंगडम का मजाक बन जाएगा। सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट का पूरा ईस्ट एंड उथल पुथल में होगा। यदि कॉर्नेलियस का हत्यारा नहीं मिला तो ये जल्द ही सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट के अन्य 4 सिरों तक फैल जाएगा। हालांकि यह उथल पुथल सबसे नीचे रहने वाले लोगों को बहुत अधिक प्रभावित नहीं करेगी। यदि हत्यारा कॉर्नेलियस के बगल में मौजूद 2 बिगिनर सॉवरन रैंकर्स को मार सकता था, तो वे बहुत शक्तिशाली होने चाहिए।
ये कुछ ऐसा नहीं था जो एक सामान्य व्यक्ति कर सकता था। इसलिए लाइटफुट परिवार ने उस स्थान से अपने लक्ष्य को खत्म करना शुरू कर दिया जहां कॉर्नेलियस जीवित रहते हुए अक्सर जाता था। उनका लक्ष्य मिड सॉवरन रैंकर्स या उससे ऊपर के लोग होंगे। हालांकि ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी को उसकी योजना के बारे में पता न चले ताकि वह बिना किसी के ध्यान दिए इसे पूरा कर सके, कॉर्नेलियस ने अपने सभी निशानों को मिटाने के लिए बहुत प्रयास किया। अंत में उसने अनजाने में दुश्मन की मदद की। न केवल वह मर गया बल्कि उसने अपने परिवार के लिए भी बहुत मुसीबत खड़ी कर दी। वे उसका बदला लेने के लिए उसके हत्यारे को भी नहीं ढूंढ सके। कॉर्नेलियस नहीं जानता था कि वह मर जाएगा। अब लाइटफुट परिवार ने पूरे ईस्ट एंड की तलाशी ली और उसे कोई सुराग नहीं मिला। इसलिए वे केवल अन्य 4 सिरों के साथ जारी रख सके। कॉर्नेलियस की मृत्यु भी कुछ प्रमुख ताकतों के भीतर फैल गई। सभी जानते थे कि लाइटफुट परिवार का दूसरा उत्तराधिकारी मर गया है, इसलिए परिवार क्रोधित था। इसलिए वे लाइटफुट परिवार की व्यापक तलाशी के प्रति केवल एक आंख बंद कर सकते थे। यदि अब किसी ने लाइटफुट परिवार को उकसाने की हिम्मत की तो लाइटफुट परिवार मान लेगा कि वे दोषी हैं। यदि लाइटफुट परिवार ने इसका पीछा करने का फैसला किया तो ये परेशानी वाली बात होगी। इस क्षण परिवार के पहले उत्तराधिकारी आर्किमिडीज ने कार्रवाई की। उसे कॉर्नेलियस की मृत्यु की परवाह नहीं थी। हालांकि उसे परिवार की प्रतिष्ठा के बारे में सोचना था। यह एक चुनौती भी थी जो उसके परिवार के वरिष्ठों ने उसे दी थी। साथ ही वे उसे प्रशिक्षित करना चाहते थे। यदि आर्किमिडीज कॉर्नेलियस के हत्यारे को ढूंढ सके और परिवार की प्रतिष्ठा की रक्षा कर सके तो वह अपनी शक्तियों के चरम पर होगा। तब से वह परिवार की बागडोर संभालेगा और सुचारू रूप से मुखिया बन जाएगा। भले ही वह असफल रहा, फिर भी यह उसके लिए अच्छा प्रशिक्षण होगा। यही कारण था कि आर्किमिडीज ने इस ऑपरेशन को बहुत महत्व दिया। जिस क्षेत्र के लिए वह जिम्मेदार था वह फेलोज परिवार द्वारा नियंत्रित वेस्ट एंड था। अध्याय 1688। बहुत सी प्रमुख ताकतें फेलोज परिवार की वर्तमान स्थिति के बारे में जानती थीं। आर्किमिडीज वेस्ट एंड के लिए जिम्मेदार था, जो तुलनात्मक रूप से कम कठिन था। साउथ एंड, नॉर्थ एंड और सेंट्रल के लिए जिम्मेदार सभी लाइटफुट परिवार के एल्डर्स थे और वे कम से कम लेट सॉवरन रैंकर्स थे। ये परिवार के एल्डर्स का इरादा भी था। हर कोई जानता था कि परिवार आर्किमिडीज के नेतृत्व कौशल को निखारने के लिए इस अवसर का उपयोग कर रहा था। यदि वह एक योग्य मुखिया बनना चाहता था तो केवल अभ्यास करना जानना ही काफी नहीं था। बड़ी तस्वीर भी बहुत महत्वपूर्ण थी। केवल इसी तरह वह परिवार को गौरव की ओर ले जा सकता था। जब आर्किमिडीज ईस्ट एंड से रवाना होने के लिए लाइटफुट परिवार के एक बेड़े का नेतृत्व कर रहा था, वर्महोल में प्रवेश किया और वेस्ट एंड के लिए रवाना हुआ, तो जिस मर्चेंट शिप पर साहिल और एल्बर थे वह पहले से ही वेस्ट एंड के सुपर लार्ज ट्रेड जोन के करीब पहुंच रहा था। सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट के 5 सुपर लार्ज ट्रेड जोन सभी वर्महोल्स द्वारा जुड़े हुए थे, जिससे चारों ओर यात्रा करना बहुत सुविधाजनक हो गया था। आर्किमिडीज ने वर्महोल से यात्रा की और जल्द ही वेस्ट एंड पहुंच जाएगा। सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट के 5 सुपर लार्ज ट्रेड जोन्स में से एक के रूप में यहाँ कार्गो थ्रूपुट पूरे सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट के लगभग आधे वेस्ट एंड पर कब्जा कर लेता है। बेशक कब्जे वाला क्षेत्र भी काफी भयानक था और इसे वेस्ट एंड में सबसे अच्छा स्थान माना जाता था। कोई जितना करीब आता उतने ही अधिक मर्चेंट शिप्स देखे जा सकते थे, जिनमें से लगभग सभी 10,000 टन वजनी बड़े मर्चेंट शिप्स थे। यदि अन्य मर्चेंट शिप्स इस स्थान में प्रवेश करना चाहते थे तो उन्हें घाट पर पंजीकरण कराना आवश्यक था। हालांकि साहिल और एल्बर फेलोज परिवार के मर्चेंट शिप पर थे, इसलिए वे इस प्रक्रिया को छोड़ सकते थे और सीधे प्रवेश कर सकते थे। सुपर लार्ज ट्रेड जोन में प्रवेश करने के बाद मर्चेंट शिप सीधे ट्रेजर ट्रोव के मुख्यालय गया। जल्द ही वहां एक नीलामी आयोजित की जाएगी। थोड़ी देर बाद मर्चेंट शिप तत्काल नीचे उतरा। अंत में यह एक खाली लॉट पर रुक गया। ये ट्रेजर ट्रोव के मुख्यालय का विशेष पार्किंग स्थल था। कार्यक्रम स्थल में सघन मर्चेंट शिप्स कसकर भरे हुए थे। उनमें से कुछ जा रहे थे जबकि कुछ उतर रहे थे। एल्बर साहिल के कमरे में आए और दरवाजा खटखटाया। खट खट खट। दस्तक सुनकर साहिल ने अपनी आंखें खोलीं। फिर वह अपने ध्यान से जाग गया। कौन है? साहिल ने पूछा। मास्टर साहिल, हम ट्रेजर ट्रोव के मुख्यालय में हैं। कृपया मेरे साथ जहाज से उतरें, एल्बर ने कहा। मुझे एक पल दीजिए मिस फेलोज, मैं अभी बाहर आता हूँ। साहिल उठा और अपनी तलवार की म्यान को अपनी पीठ पर रख लिया। फिर उसने एक छोटे से शराब के जार के साथ दरवाजा खोला। मिस फेलोज, लंबे इंतजार के लिए क्षमा करें। एल्बर ने साहिल के हाथों में शराब के जार को देखा और कहा, मैं देख रही हूं कि आपको पीना पसंद है मास्टर साहिल। हमारे पास कीमती सामग्रियों से बनी बहुत सारी शराब है। मैं बाद में आपको उनका स्वाद चखने के लिए ले जाऊंगी। आपने गलत समझा मिस फेलोज, मुझे पीना पसंद नहीं है। मेरे मास्टर ने मेरे निकलने से पहले मुझे ये दिया था। उन्होंने मुझे यह नहीं बताया कि यह किस लिए है, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया, साहिल ने समझाया। मैं समझ गई, कृपया मेरे साथ आएं। दोनों एक के बाद एक मर्चेंट शिप से बाहर निकले।
ट्रेजर ट्रोव के लोग उनके स्वागत के लिए पहले से ही वहां मौजूद थे। वापसी पर स्वागत है मिस एल्बर, एक बूढ़ा आदमी आगे आया और विनम्रतापूर्वक बोला। बूढ़े आदमी का नाम मिक फेलोज था। वह फेलोज परिवार का एक कोलेटरल रिश्तेदार था और ट्रेजर ट्रोव के मुख्यालय का एक अटेंडेंट भी था। ग्रैंपा मिक, यह मेरा अच्छा दोस्त साहिल है। वह नीलामी के लिए यहाँ आया है। कृपया बाद में उसके लिए एक विशेष कमरा और नीलामी के लिए एक निमंत्रण पत्र तैयार करें, एल्बर ने निर्देश दिया। ठीक है, चिंता न करें मिस एल्बर, मैं समझ गया, मिक ने उत्तर दिया। साहिल, चलो चलें, मैं तुम्हें ट्रेजर ट्रोव के मुख्यालय का भ्रमण कराने ले जाऊंगी, एल्बर ने साहिल से कहा। धन्यवाद मिस फेलोज। साहिल एल्बर के साथ चला गया। मिक अपनी जगह पर खड़ा रहा और बाहें सिकुड़कर दोनों को घूरता रहा। अध्याय 1689। साहिल और एल्बर के जाने के बाद मिक ने परिवार के वरिष्ठों को दोनों की रिपोर्ट करने से पहले कुछ देर विचार किया। ऐसा नहीं था कि उसे साहिल के साथ कुछ गलत महसूस हुआ, लेकिन फेलोज परिवार की तीसरी युवा मालकिन के रूप में एल्बर की सगाई हो चुकी थी। इसके अलावा उसके मंगेतर का दर्जा बहुत ऊंचा था। न केवल वह पैल्मो परिवार में पैदा हुआ था, जो स्टार किंगडम की 6 शीर्ष ताकतों में नंबर 1 परिवार था, बल्कि वह अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा और पहला उत्तराधिकारी भी था। एल्बर अब दूसरे आदमी के इतने करीब थी। यदि किसी और ने इसके बारे में गपशप फैलाई और पैल्मो परिवार के कानों तक पहुंची, तो पैल्मो परिवार, एक ऐसा परिवार जो स्टार किंगडम में इतना शक्तिशाली और प्रतिष्ठित था, इस खबर को कैसे स्वीकार करेगा। यदि पैल्मो परिवार क्रोधित हो गया तो क्या फेलोज परिवार को नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा? क्या ये फेलोज परिवार के लिए मुसीबत पैदा नहीं कर रहा था? ये बुरा होगा भले ही एल्बर और साहिल ने कुछ न किया हो। एल्बर का दर्जा अब बहुत संवेदनशील था, इसलिए उसे सभी पुरुषों से दूरी बनाए रखनी थी। कहा जाता था कि पैल्मो परिवार का सबसे बड़ा बेटा बाहर आने वाला है। मुसीबत से बचने के लिए फेलोज परिवार के वरिष्ठों ने कुछ समय पहले एल्बर के आसपास के सभी रक्षकों को महिला रक्षकों में बदलने के लिए सहमति व्यक्त की थी। ये स्पष्ट था कि फेलोज परिवार ने इस मामले को कितना महत्व दिया। एक बार जब परिवार को मिक की रिपोर्ट मिल गई, तो उन्होंने उससे कहा कि वह जो कर रहा है उसे रोक दे और दोनों पर कड़ी नजर रखे। ये बेहतर होगा यदि वह साहिल को एल्बर के साथ अकेला रहने से रोकने के लिए लगातार उसके पास रह सके। मिक को आदेश मिलने के बाद उसने तेजी से कार्रवाई की। फिर वह उस दिशा में भागा जहां साहिल और एल्बर गए थे। दूसरी तरफ एल्बर साहिल को ट्रेजर ट्रोव के मुख्यालय के आसपास ले जा रही थी। भले ही साहिल को दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन एल्बर बहुत भावुक थी। एक मेहमान के रूप में उसके लिए मना करना अच्छा नहीं होगा, इसलिए वह बस साथ चला गया। ट्रेजर ट्रोव के मुख्यालय के रूप में यह स्थान शानदार था। ये पृथ्वी पर प्राचीन महलों को भी मात दे सकता था। जिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत बड़ा भी था। पैसे की गंध हर जगह थी। साहिल जो कुछ भी देख रहा था उसे देखकर दंग रह गया। हालांकि उसे जलन नहीं थी, इसके बजाय वह सोच रहा था कि इस तरह का मुख्यालय बनाने में कितना पैसा लगेगा। यदि उसने बिल्कुल ऐसा ही मुख्यालय बनाया तो उसे कितने लैविश पॉइंट्स मिलेंगे। क्या उसके लिए सेंट रेल्म में प्रवेश करना काफी था? ये चीजें दूसरे लोगों के लिए पैसा थीं, लेकिन साहिल के लिए वे अनगिनत लैविश पॉइंट्स का प्रतिनिधित्व करती थीं। दोनों के घूमने के कुछ ही समय बाद एक आकृति तेजी से आई। ये वही बूढ़ा मिक था जिसने कुछ समय पहले एल्बर का स्वागत किया था। वह कोई समय बर्बाद नहीं कर सकता था क्योंकि परिवार के वरिष्ठों ने उसे साहिल के पीछे चलने के लिए कहा था। मिस एल्बर, मास्टर वाल आपको बुला रहे हैं, इसलिए आपको जाकर उनसे मिलना चाहिए। मास्टर साहिल को मुझ पर छोड़ दें, मैं उन्हें चारों ओर ले जाऊंगा, मिक ने कहा। मास्टर वाल फेलोज परिवार के प्रत्यक्ष वंशज थे। साथ ही वे वर्तमान मुखिया के भाई भी थे और उनका नाम वलेरियो फेलोज था। वे ट्रेजर ट्रोव के मुख्यालय के प्रभारी व्यक्ति भी थे। उनका दर्जा बहुत ऊंचा था, यहाँ तक कि एल्बर, जो परिवार की तीसरी युवा मालकिन थी, को भी उन्हें सम्मानपूर्वक ग्रैंपा वाल कहना पड़ता था। ग्रैंपा वाल मुझे बुला रहे हैं, मैं समझ गई। ग्रैंपा मिक, मैं मास्टर साहिल को आपके पास छोड़ती हूँ। जब वह घूमते घूमते थक जाए तो आपको उन्हें आराम करने के लिए ले जाना चाहिए। एल्बर ने ये कहने के बाद विचार किया और जोड़ा, मास्टर साहिल मेरे मेहमान हैं और वे जल्द ही परिवार के मेहमान होंगे, इसलिए आप उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ग्रैंपा मिक, चिंता न करें मिस एल्बर, मैं मास्टर साहिल को खुश रखूंगा, मिक ने उत्तर दिया। मैं अब ग्रैंपा वाल के पास जा रही हूँ मास्टर साहिल। यदि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस ग्रैंपा मिक के पास जाएं, वे आपकी मदद करेंगे, एल्बर ने साहिल से कहने के लिए मुड़कर कहा। ठीक है, अब जाओ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं बस नीलामी में जाना चाहता हूँ, साहिल ने जवाब दिया। चिंता न करें मास्टर साहिल, मैं आपको जल्द ही नीलामी का निमंत्रण पत्र भेज दूंगा। समय आने पर आप निश्चित रूप से प्रवेश कर सकते हैं, मिक ने कहा। धन्यवाद ओल्ड सर, साहिल ने धन्यवाद दिया। यहाँ आने का उसका कारण नीलामी थी।
वह कुछ खजाने खरीदना चाहता था ताकि वह लैविश पॉइंट्स प्राप्त कर सके और अपनी ताकत बढ़ा सके। स्टार किंगडम में मिड सॉवरन रैंक बहुत कमजोर था, यहाँ तक कि उसके सामने खड़ा बूढ़ा आदमी भी एक बिगिनर सॉवरन रैंक का था। इसके अलावा साहिल ने लाइटफुट परिवार के दूसरे उत्तराधिकारी कॉर्नेलियस को भी मार डाला। लाइटफुट परिवार 5 सेंट्स वाला एक बड़ा परिवार था। भले ही साहिल ने उन सभी को मार डाला जिन्हें कॉर्नेलियस लाया था, एल्बर के आसपास के लोग अभी भी जीवित थे और उन्होंने देखा कि उस दिन क्या हुआ था। अध्याय 1690। भले ही एल्बर ने उससे वादा किया था कि उस दिन जो हुआ उसे कोई लीक नहीं करेगा, साहिल ने उस पर विश्वास नहीं किया। उसे तैयार रहना था। यदि वह एल्बर पर पूरी तरह से भरोसा कर सकता तो कॉर्नेलियस को उसके ठिकाने के बारे में कैसे पता चलता। इनमें से बहुत सी प्रमुख ताकतें एक दूसरे में घुसपैठ करती थीं। कोई भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि एल्बर के आसपास कोई जासूस नहीं था। भले ही वे लाइटफुट परिवार से न हो, वे अन्य ताकतों से हो सकते थे। यदि ये लीक हो गया और लाइटफुट परिवार को पता चल गया कि साहिल ने कॉर्नेलियस को मार डाला, तो साहिल के लिए बुरा होगा यदि उसके पास अपनी ताकत बढ़ाने का समय नहीं हुआ। साहिल को विश्वास नहीं था कि फेलोज परिवार उसकी मदद करेगा। एल्बर ने जो कहा था उसके अनुसार फेलोज परिवार खुद मुश्किलों में था, तो वे एक बाहरी व्यक्ति के खातिर लाइटफुट परिवार जैसे परिवार के साथ दुश्मन बनने की हिम्मत कैसे करेंगे। इसके अलावा साहिल को दूसरों पर निर्भर रहना पसंद नहीं था, इसलिए उसे तैयार रहना था। उसका पहला कदम नीलामी के दौरान पर्याप्त लैविश पॉइंट्स प्राप्त करना था। फिर वह अपनी ताकत को पार्शल सेंट रेल्म तक बढ़ाएगा। उस तरह उसके पास स्टार किंगडम में रहना जारी रखने की पूंजी होगी। आप बहुत दयालु हैं मास्टर साहिल। आप मिस एल्बर के मेहमान हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से आप परिवार के मेहमान भी हैं। यदि मैं कुछ अच्छी तरह से नहीं कर पाता हूं तो कृपया मुझे क्षमा करें, मिक ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। आपको बातचीत करनी चाहिए। मैं जाकर देखती हूं कि ग्रैंपा वैल को क्या चाहिए। मिस एल्बर आगे बढ़िए। मिस एल्बर बाय। एल्बर जाने के लिए मुड़ी। एल्बर के जाने के बाद मिक ने कहा, मास्टर साहिल, अब आप कहाँ जाना चाहते हैं? मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। ओल्ड सर, मैं थोड़ा थक गया हूं इसलिए मैं कहीं और नहीं जाऊंगा। कृपया मुझे आराम करने के लिए ले चलें, साहिल ने कहा। वह शुरू में ही दिलचस्पी नहीं रखता था। एल्बर ने उसे मुख्यालय के चारों ओर ले जाने पर जोर दिया। अब जब एल्बर यहाँ नहीं थी तो उसके पास यहाँ रुकने का कोई कारण नहीं था। क्या आप अब और नहीं घूमना चाहते, मास्टर साहिल? मुख्यालय में बहुत सी जगहें हैं जो देखने लायक हैं। धन्यवाद ओल्ड सर, मैं वास्तव में नहीं चाहता। अगली बार, साहिल ने अप्रत्यक्ष रूप से अस्वीकार कर दिया। तो मेरे साथ आएं, मैं आपको आपके कमरे में ले जाऊंगा। मिक ने साहिल से आग्रह करना जारी नहीं रखा और वह साहिल के आगे चलने लगा। साहिल पीछे पीछे चला। हालांकि साहिल के सामने मिक की भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं। साहिल तब मुस्कुरा रहा था और खुशी खुशी बातें कर रहा था जब वह मिस एल्बर के साथ था। उसे बहुत मजा आ रहा था। मिस एल्बर के जाने के बाद वह जारी नहीं रखना चाहता था। कौन उस पर विश्वास करेगा यदि उसने कहा कि उनके बीच कुछ नहीं था? मिक मिस एल्बर के आकर्षण को जानता था। उस समय वह घूंघट नहीं पहनती थी और स्टार किंगडम में एक प्रसिद्ध प्रतिभाशाली महिला थी। पैल्मो परिवार के सबसे बड़े बेटे से सगाई करने के बाद से पैल्मो परिवार ने उसे एक पहनने का अनुरोध किया। कोई बता सकता था कि वह कितनी आकर्षक थी। इस प्रकार साहिल जैसे युवक का मिस एल्बर की ओर आकर्षित होना सामान्य था। हालांकि मिक को समझ नहीं आया कि मिस एल्बर साहिल के इतने करीब क्यों थी, जबकि वह जानती थी कि उसकी सगाई हो चुकी है। क्या उसे पता चलने की चिंता नहीं है? पैल्मो परिवार में शादी करने के बाद क्या उसे नुकसान नहीं होगा? नहीं, मुझे परिवार के वरिष्ठों को बताना होगा। यदि यह विकसित होता है तो न केवल मिस एल्बर को नुकसान होगा, पूरा परिवार भी इसमें शामिल होगा। अध्याय 1691। मिक साहिल को ट्रेजर ट्रोव मुख्यालय के वीआईपी क्षेत्र में ले गया। चूंकि एल्बर ने कहा था कि साहिल उसका सम्मानित अतिथि है, इसलिए मिक स्वाभाविक रूप से उसकी उपेक्षा नहीं करेगा। हालांकि साहिल से अलग होने के बाद उसने तुरंत वह सब कुछ रिपोर्ट किया जो उसने देखा था और अपना विश्लेषण फेलोज परिवार के वरिष्ठों को दिया। इस समय एल्बर फेलोज परिवार के साथ में मास्टर वलेरियो के अध्ययन कक्ष के बाहर पहुंची। ये वह जगह भी थी जहां वह आमतौर पर काम करते थे। खटखट। एल्बर ने दरवाजा खटखटाया। अंदर आ जाओ। अध्ययन कक्ष से एक बूढ़ी आवाज आई। एल्बर ने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। अध्ययन कक्ष बड़ा और सरल था और किताबों की अलमारियां हर तरह की किताबों से भरी थीं। एक नज़र में वहां कम से कम दसियों हजार किताबें थीं। स्वस्थ चमक वाले लाल रंग के रंगरूप वाला एक बूढ़ा व्यक्ति अध्ययन कक्ष में बैठा था, जो मेज पर रखे दस्तावेजों को नीचे देख रहा था। ग्रैंपा वैल, एल्बर आपका अभिवादन करने आए हैं। एल्बर ने सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। एल्बर की आवाज़ सुनकर वलेरियो ने अपना सिर उठाया और मुस्कुराहट के साथ कहा, एल्बर, तुम यहाँ हो। कृपया बैठो। एल्बर ने वलेरियो के आसपास शिष्टाचार नहीं दिखाया।
उसने बैठने के लिए एक जगह ढूंढी और फिर पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? एल्बर्ट, तुम इतने समय से बाहर खेल रही हो, क्या तुमने पर्याप्त मजा कर लिया? ग्रैंपा वाल, मैं वहां खेलने नहीं गई थी, बल्कि मदद करने गई थी, एल्बर्ट ने असंतुष्ट होकर उत्तर दिया। चाहे तुम किसी भी काम के लिए बाहर गई हो, ये काफी लंबा समय रहा है। अब जब तुम वापस आ गई हो तो तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। बाहर मत जाओ, घर पर ही रहो। नहीं ग्रैंपा वाल, मुझे अभी भी काम करने हैं। यदि आप मुझे घर में बंद कर देंगे तो आप मुझे बोरियत से मार डालेंगे, एल्बर्ट ने तुरंत मना कर दिया। उसने साहिल के साथ अपना सौदा पूरा नहीं किया था। चूंकि उसने पहले ही साहिल से वादा किया था, इसलिए उसे ट्रेडिंग कंपनी बनाने में उसकी मदद करनी थी। उस तरह वह अपना भाग्य बदल सकती थी और अपने परिवार को उनकी वर्तमान कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने में मदद कर सकती थी। यदि उसे घर पर रहना पड़ा तो वह कुछ नहीं कर पाएगी। एल्बर्ट ऐसी व्यवस्था स्वीकार नहीं कर सकती थी। तुम्हारे पास क्या चल रहा है? तुम केवल उन बेवकूफ़ी भरी वस्तुओं पर शोध कर रही हो। इसके अलावा वरिष्ठों ने तुम्हें घर पर रहने के लिए सहमति दी है। तुम केवल आज्ञा मान सकती हो, अवज्ञा नहीं। क्यों ग्रैंपा वाल, आप मेरी आज़ादी पर पाबंदी क्यों लगा रहे हैं? क्या इसलिए कि मैं एक महिला हूं और मैं वंश को आगे नहीं बढ़ा सकती? क्या इसीलिए आप मुझे पसंद नहीं करते? जब से मैं छोटी थी, चाहे मैं कितनी भी मेहनत करूं या खुद को कितना भी साबित करूं, आपने मुझे कभी महत्व नहीं दिया। मुझे उन सब बातों का बुरा नहीं लगता, महिला होना मेरी गलती है। हालांकि आप मुझे घर से बाहर भी नहीं निकलने देते और अब मुझे अंदर बंद करना चाहते हैं। फिर मेरे जीने का क्या मतलब है? एल्बर्ट ने जोर से सवाल किया। ये पहली बार था जब उसने परिवार के किसी बुजुर्ग से इतनी जोर से बात की थी। वह ग्रैंपा वाल का बहुत सम्मान करती थी, हालांकि वह निराश थी, जिसके कारण उसने आवेग में आकर काम किया। यदि उसे बाहर जाने से रोक दिया गया तो वह साहिल की उसकी ट्रेडिंग कंपनी बनाने में मदद नहीं कर पाएगी। तब उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। न केवल वह अपना भाग्य बदलने में असमर्थ होगी, बल्कि उसके परिवार को भी धीरे धीरे पैल्मो परिवार द्वारा निगल लिया जाएगा। इतने साल हो गए थे और आखिरकार वह साहिल से मिली, जो एक सेक्रेट सेंट का शिष्य था। इसके अलावा वह स्टार किंगडम में छिपा हुआ एक सेक्रेट सेंट भी था। भगवान फेलोज परिवार को पैल्मो परिवार को छोड़ने का मौका दे रहे थे। अंत में फेलोज परिवार उसे नष्ट करना चाहता था। एल्बर्ट अब अपने ग्रैंपा वाल को सच बताना चाहती थी, हालांकि उसने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसे साहिल की सहमति नहीं मिली थी। एल्बर्ट के अचानक जोर से सवाल पूछने ने वलेरियो को चौंका दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आज्ञाकारी छोटी बच्ची अब उस पर चिल्लाएगी। हालांकि वलेरियो पागल नहीं हुआ। एल्बर्ट परिवार के उन युवाओं में से एक थी जिसे वह पसंद करता था। जब से वह छोटी थी, उसने परिवार की युवा पीढ़ी के बीच उत्कृष्ट प्रतिभा दिखाई थी और वह बहुत चतुर भी थी। अध्याय 1692। वह हर पहलू में उत्कृष्ट थी। हालांकि वह एक महिला थी और वह वंश को आगे नहीं बढ़ा सकती थी, इसलिए वह परिवार की उत्तराधिकारी नहीं बन सकती थी। वलेरियो को लगा कि यह बहुत अफसोस की बात है। एल्बर्ट का अब अचानक फूटना शायद सब कुछ बहुत लंबे समय तक अपने अंदर रखने के कारण हो सकता है। वलेरियो समझ गया, इसलिए उसने उसकी आलोचना नहीं की। इसके बजाय उसने ईमानदारी से कहा, एल्बर्ट, तुम अपना भाग्य तभी स्वीकार कर सकती हो जब तुम इस तरह के एक बड़े परिवार में पैदा हुई हो। तुम कुछ नहीं कर सकती। सच कहूं तो मुझे हमेशा तुमसे बहुत उम्मीदें रही हैं और मैं तुम्हें पसंद करता हूं, लेकिन दुर्भाग्य से तुम एक पुरुष नहीं हो। यदि तुम एक पुरुष होती तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि मैंने तुम्हें परिवार का पहला उत्तराधिकारी बना दिया होता। एल्बर्ट के शांत होने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह हद से आगे निकल गई है। मैं ग्रैंपा वाल से, जिनका मैं इतना सम्मान करती थी, इस तरह कैसे बात कर सकती हूँ? यदि ट्रेजर ट्रोव के प्रभारी व्यक्ति के रूप में उनकी मदद नहीं मिली होती तो मुझे सोलबाउंड वेपन्स पर शोध करने के इतने मौके कैसे मिलते? भले ही मेरे सगे दादा यहाँ होते, वे मुझे इस तरह व्यवहार करने की अनुमति नहीं देते। मुझे क्षमा करें ग्रैंपा वाल, अभी मेरा पारा चढ़ गया था और मैंने आपका अपमान किया। कृपया मुझे क्षमा करें। एल्बर्ट ने अपनी आवाज़ धीमी की और माफ़ी मांगी। कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम इसे बहुत लंबे समय से रोक कर रख रही थी। इसे बाहर निकाल देना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। हालांकि वरिष्ठों ने तुम्हें घर पर रहने देने का फैसला किया है। तुम अब इतने जिद्दी नहीं हो सकते। यदि नहीं तो मैं अब तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। वलेरियो ने आह भरी। ग्रैंपा वाल, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्यों? एल्बर्ट ने पूछा। उसकी आंखें लाल हो गईं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे मंगेतर मास्टर एंडर्स पैल्मो बाहर आने वाले हैं। तुम्हें फिलहाल घर पर ही रहना चाहिए। एक बार जब वह बाहर आ जाएगा तो तुम उसके परिवार में शादी कर लोगी। एंडर्स अपने परिवार का पहला उत्तराधिकारी है और उसमें उत्कृष्ट प्रतिभा है। इसके अलावा वह स्टार किंगडम की युवा पीढ़ी के बीच सबसे उत्कृष्ट प्रतिभाओं में से एक है।
तुम्हें ये सब पता होना चाहिए, इसलिए उसके साथ शादी करने के बाद तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होगा। एंडर्स बाहर आ रहा है। एल्बर का दिल बैठ गया। मुझे क्या करना चाहिए? मैंने साहिल के साथ अपना सहयोग शुरू नहीं किया है और साहिल ने अपने मास्टर का कार्य पूरा नहीं किया है, इसलिए मेरे लिए अभी साहिल से परिवार को पैल्मो परिवार के नियंत्रण से बाहर निकालने में मदद करने के लिए कहना असंभव है। मुझे क्या करना चाहिए? भले ही साहिल मेरी मदद करना चाहता हो, वह असहाय है। केवल उसका मास्टर, वह सेक्रेड सेंट जो स्टार किंगडम में छिपा हुआ है, मेरी मदद कर सकता है। साहिल ने कहा कि वह अपने मास्टर से तभी कुछ मांग सकता है जब वह अपना कार्य पूरा कर ले। अब जब उसने अभी तक कार्य पूरा नहीं किया है तो वह यह अनुरोध कैसे कर सकता है? एंडर्स थोड़े समय के लिए और इंतजार क्यों नहीं कर सकता? क्या भगवान मेरे परिवार को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं? एल्बर ने खुद को बिल्कुल असहाय महसूस किया। उसने कितनी भी कोशिश की, वह फिर भी भाग्य की व्यवस्था से बच नहीं सकी। घोषणा की कि वह अब बाहर आ रहा है और उसके परिवार ने उसे घर में बंद कर दिया। यदि वह अब साहिल के साथ काम नहीं कर सकी तो साहिल और उसका सेक्रेड सेंट मास्टर उसकी मदद नहीं करेंगे। जब एंडर्स वास्तव में बाहर आता तो वह तुरंत उससे शादी कर लेती। अगला, पैल्मो परिवार धीरे धीरे फेलोज परिवार को निगल जाएगा। अंत में फेलोज परिवार अपनी विरासत की रक्षा के लिए केवल ट्रेजर ट्रोव को छोड़ सकता था जो उनके ग्रैंड मास्टर्स ने उनके लिए छोड़ा था। तब भी पैल्मो परिवार उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। इसके बाद फेलोज परिवार अपनी संपत्ति खो देगा जो पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपी गई थी और केवल मौत के दरवाजे पर संघर्ष कर सकता था। वे किसी दिन मर भी सकते हैं। उस बिंदु पर एल्बर धर्मसंकट में होगी। फेलोज परिवार उससे नफरत करेगा और पैल्मो परिवार उसे नापसंद करेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस तरह हार नहीं मान सकती। मुझे दांव लगाना होगा ताकि मुझे संतोष मिले, एल्बर ने दृढ़ता से सोचा। अध्याय 1693। एल्बर सोच रही थी कि वह अपने परिवार का मन बदलने के लिए क्या कर सकती है। उसे वह पूरा करना था जो उसने साहिल से वादा किया था। यही फेलोज परिवार और उसकी एकमात्र आशा थी। भले ही वह अंत में असफल हो गई, उसे कोई पछतावा नहीं होगा। उसने अपनी पूरी कोशिश की थी। वह विफल हो सकती है, लेकिन कम से कम उसके पास थोड़ी आशा थी। यदि उसने अपनी पूरी कोशिश नहीं की तो वह केवल भाग्य की व्यवस्था को स्वीकार कर सकती थी। एल्बर के रहने के वातावरण ने उसे अपने भाग्य को आज्ञाकारी रूप से स्वीकार न करने के लिए मजबूर किया। वह अपने भाग्य के खिलाफ जाने के लिए बचपन से ही कड़ी मेहनत कर रही थी। हालांकि वह कभी नहीं जीती। वह पहले भी कई बार हार चुकी थी। इस बार उसे उम्मीद थी कि चीजें बदलेंगी। ग्रैंपा वाल, मैं घर में बंद नहीं होना चाहती। मुझे अभी भी कुछ महत्वपूर्ण करना है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं आपसे भीख मांगती हूँ, बस एक बार। इसके बाद मैं परिवार की व्यवस्था को आज्ञाकारी रूप से स्वीकार कर लूंगी, एल्बर ने विनती की। वलेरियो ट्रेजर ट्रोव के प्रभारी व्यक्ति थे, इसलिए परिवार में उनका बहुत ऊंचा दर्जा था। कुछ सेंट रेल्म ग्रैंड मास्टर्स के अलावा वह केवल परिवार के मुखिया के बाद दूसरे स्थान पर थे। यदि वह उसकी मदद करने के लिए तैयार थे तो एल्बर के पास एक मौका हो सकता था। एल्बर, ये वरिष्ठों द्वारा तय किया गया था। मेरे हाथ भी बंधे हुए हैं। वलेरियो ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे आप पर विश्वास नहीं है। ग्रैंपा वाल, आप ट्रेजर ट्रोव के प्रभारी व्यक्ति हैं और आप पूरी कंपनी की देखरेख करते हैं। परिवार में आपका इतना ऊंचा दर्जा है, इसलिए आप निश्चित रूप से मेरी मदद कर सकते हैं। एल्बर ने पलटवार किया। तुम्हें मुझे बताना होगा कि इतना महत्वपूर्ण क्या है। यदि तुम मुझे बताओगी और मैं सहमत हो गया तो मैं खुद को नीचे झुकाऊंगा और परिवार के मुखिया के सामने तुम्हारे लिए बोलूंगा ताकि तुम्हें घर में बंद न किया जाए। एल्बर दंग रह गई। उसे अपने ग्रैंपा वाल पर पूरा भरोसा था। हालांकि एल्बर ने साहिल की सहमति के बिना उन्हें कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा उसे साहिल के शिक्षक, छिपे हुए सेक्रेड सेंट का भी उल्लेख करना होगा ताकि वह विश्वसनीय लगे। यदि साहिल और उसके मास्टर परेशान हुए तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। ग्रैंपा वाल, मैं आपको अभी नहीं बता सकती, लेकिन क्या आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं? ये केवल मेरे लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए है, एल्बर ने गंभीरता से कहा। ओह, परिवार के लिए? मुझे बताओ फिर, तुमने परिवार के लिए क्या किया? वलेरियो की दिलचस्पी जगी। उन्होंने एल्बर को बड़ा होते देखा था। इस लड़की के हमेशा अपने विचार होते थे और वह हमेशा खुद को साबित करने की पूरी कोशिश करती थी। वह परिवार की व्यवस्था को इस तरह कभी स्वीकार नहीं करेगी। हालांकि एक महिला के रूप में वह अभी भी अपना भाग्य नहीं बदल सकती थी, चाहे उसने कितनी भी लड़ाई क्यों न लड़ी हो। वलेरियो की एल्बर के प्रति समझ के आधार पर वह बिना सोचे समझे बात नहीं करेगी और न ही बकवास करेगी। चूंकि उसने कहा कि यह परिवार के लिए था, इसलिए इसके पीछे कुछ रहस्य जरूर होने चाहिए। हालांकि वह क्या था? वलेरियो जिज्ञासु थे। ग्रैंपा वाल, क्या आप मुझ पर विश्वास करते हैं? एल्बर ने पूछा। वलेरियो ने देखा कि एल्बर कितनी गंभीर थी और वह ऐसा नहीं लग रही थी कि वह मजाक कर रही थी।
उनके रिश्ते और इस लड़की के पिछले प्रदर्शनों को मिलाकर वलेरियो के पास एल्बा पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था। मैं करता हूँ, हालांकि तुम्हें मुखिया को समझाने के लिए एक कारण देना होगा, वलेरियो ने उत्तर दिया। मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। मैं अभी भी आपको सब कुछ नहीं बता सकती, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि यदि मैं सफल हो गई तो मैं परिवार को हमारी वर्तमान कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने में मदद करने में सक्षम हो सकती हूँ। इतने सालों के बाद मुझे आशा की यही एकमात्र किरण मिली है, एल्बा ने गहरी सांस लेने के बाद कहा। परिवार को किस कठिन परिस्थिति से बाहर निकालना है? वलेरियो कुछ देर के लिए समझ नहीं पाए। परिवार को धीरे धीरे पैल्मो परिवार द्वारा निगल लिए जाने की कठिन परिस्थिति से बाहर निकालने में मदद करें। फेलोज परिवार को उनकी आज़ादी वापस दिलाने में मदद करें और किसी के द्वारा प्रतिबंधित न किया जाए। अध्याय 1694। वलेरियो दंग रह गए। फेलोज परिवार बहुत लंबे समय से कठिन परिस्थिति में था। परिवार के एक मुख्य सदस्य के रूप में वलेरियो स्वाभाविक रूप से इस बारे में जानते थे। न केवल मुख्य सदस्य, बल्कि परिवार में थोड़ी भी अधिकार रखने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी स्थिति से अवगत होगा। ये कहने के बाद तो क्या, वेस्टा किंगडम की एक शीर्ष ताकत पैल्मो परिवार के दमन का सामना कर रहे थे। इन सभी वर्षों में फेलोज परिवार ने सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वे हर साल अधिक से अधिक धन दे रहे थे। विवाह की बात आने पर भी ऐसा ही था। जब तक पैल्मो परिवार कहता, फेलोज परिवार को अपनी महिला प्रत्यक्ष वंशजों को विवाह के लिए भेजना पड़ता था, चाहे दूसरा पक्ष विकलांग हो या मूर्ख। अंत में क्या हुआ? पैल्मो परिवार अभी भी लालची था। वे ट्रेजर ट्रोव को नियंत्रित करना चाहते थे, जो कैश काउ था। ऐसे लालची एहसान फरामोश का सामना करते हुए फेलोज परिवार ने पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दी थी। फेलोज परिवार इस समस्या को तब तक हल नहीं कर सकता था जब तक कि कोई चमत्कार न हो जाए जिससे परिवार का ग्रैंड मास्टर एक सेक्रेट सेंट बन जाए। अब एल्बा ने कहा कि वह इसे हल कर सकती है। क्या ये संभव था? सच कहूं तो भले ही उन्होंने एल्बा को बड़ा होते देखा था और वे जानते थे कि वह झूठ नहीं बोलेगी, फिर भी वलेरियो संशय में थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि सेक्रेट सेंट के अलावा कोई भी परिवार को इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकालने में मदद नहीं कर सकता था। इस बीच स्टार किंगडम में केवल कुछ ही सेक्रेट सेंट थे, इसलिए एल्बा को कभी भी किसी के संपर्क में आने का मौका नहीं मिलेगा। एल्बा, मजाक करना बंद करो। हम पैल्मो परिवार जैसे परिवार से नहीं लड़ सकते। अब परिवार की एकमात्र आशा यह है कि एंडर्स से शादी करने के बाद तुम पैल्मो परिवार का मुख्य हिस्सा बनने के लिए अपने लाभों का उपयोग कर सको ताकि उन्हें हमें निगलने से रोका जा सके। हमें खुशी होगी अगर हमें लाइटफुट परिवार जैसा ही व्यवहार मिले, वलेरियो ने आह भरी। वलेरियो की बात सुनकर एल्बा उत्तेजित हो गई। वह नहीं चाहती थी कि पैल्मो परिवार में शादी करने और बेघर होने के बाद उसे दोनों पक्षों द्वारा नापसंद किया जाए। भले ही एल्बा को खुद पर भरोसा था, लेकिन उसने एंडर्स को एक बार देखा था। वह जानती थी कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो रिश्तों को महत्व नहीं देता। वह केवल रुचि और शक्ति को महत्व देता था। जहां तक महिलाओं की बात थी, वे अप्रासंगिक थीं। सिर्फ एक मुलाकात के बाद एल्बा जानती थी कि वह इस आदमी को जीत नहीं सकती। ग्रैंपा वैल, भले ही मैं उससे शादी कर लूं, पैल्मो परिवार हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। वे बहुत महत्वाकांक्षी हैं और एंडर्स मेरे कारण हमारे परिवार पर नरमी नहीं दिखाएगा। यदि हम खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं सोचते हैं तो हम उन्हें केवल ट्रेजर ट्रोव ही दे सकते हैं। ट्रेजर ट्रोव के बिना हमारे लिए वापसी करना लगभग असंभव होगा। हालांकि भले ही हम उन्हें ट्रेजर ट्रोव दे दें, फिर भी वे हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। आखिरकार कोई भी छिपा हुआ खतरा नहीं चाहता, एल्बा ने घबराहट में कहा। खुद को बचाना, हम भी ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन यह आसान नहीं है। इतने साल हो गए हैं और हमें कोई अवसर नहीं मिला है। यदि कोई उम्मीद होती तो हम तुम्हें इस स्थिति में नहीं डालते, वलेरियो ने असहाय महसूस करते हुए कहा। फेलोज परिवार ने हर उस चीज के बारे में सोचा जो वे कर सकते थे। हालांकि केवल दो संभावित समाधान थे। एक, वे परिवार के ग्रैंड मास्टर्स को सेक्रेट सेंट्स में बदल सकते थे। 2, पैल्मो परिवार के सेक्रेट सेंट ग्रैंड मास्टर की अचानक मृत्यु हो गई। यदि पैल्मो परिवार खुद को भी नहीं बचा सकता तो उनके पास फेलोज परिवार की परवाह करने की ऊर्जा नहीं होगी। यदि उन दोनों में से कोई भी बात होती तो यह एक चौंकाने वाला चमत्कार होता। ये वस्तुतः असंभव था। अध्याय 1695। ग्रैंपा वैल, चूंकि आप मुझ पर भरोसा करते हैं, कृपया मुझे एक मौका दें। मुझे वास्तव में इस बार आशा की एक किरण दिखाई दी है। मैं परिवार को पैल्मो परिवार के नियंत्रण से बचने और अपना भाग्य बदलने में मदद करना चाहती हूँ, एल्बा ने जारी रखा। वह जानती थी कि उसे वलेरियो को मनाना होगा। यदि नहीं तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। जब तक उसे वलेरियो की मदद मिलती, एल्बा तब साहिल के साथ काम करना जारी रख सकती थी और साहिल और उसके मास्टर की स्वीकृति प्राप्त कर सकती थी। एल्बा, क्या तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? वलेरियो ने अचानक गंभीरता से पूछा। मैं जानती हूँ, एल्बा ने सकारात्मक उत्तर दिया। तुम कह रही हो कि तुम गंभीर हो।
बिल्कुल। क्या तुम जानती हो कि पैल्मोस किस तरह का परिवार है? निश्चित रूप से, वे स्टार किंगडम की उन 6 शीर्ष ताकतों में से एक है जिनके पास सेक्रेड सेंट्स हैं। यदि हम उनके नियंत्रण से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें मदद करने के लिए एक सेक्रेड सेंट प्राप्त करना होगा। चूंकि तुम ये जानती हो, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारे पास आशा है? मैं करती हूँ, एल्बर ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। वलेरियो ने बात करना बंद कर दिया। वह एल्बर को एकटक देखने लगा। वह एल्बर के चेहरे को पढ़ना चाहता था। हालांकि एल्बर बहुत दृढ़ दिख रही थी, जैसे कि उसके पास वास्तव में परिवार को इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकालने में मदद करने का कोई रास्ता हो। सच कहूं तो वलेरियो अभी तक एल्बर की बात पर विश्वास नहीं कर सके थे। जैसा कि उसने कहा, यदि वे पैल्मो परिवार के नियंत्रण से बाहर निकलना चाहते थे तो उन्हें अपने पीछे एक सेक्रेड सेंट की आवश्यकता थी। स्टार किंगडम में सीमित ज्ञात सेक्रेड सेंट्स थे, इसलिए कोई भी फेलोज परिवार की मदद नहीं करना चाहेगा और पैल्मो परिवार को नाराज नहीं करना चाहेगा। हालांकि वलेरियो एल्बर को एक मौका देने के लिए तैयार थे। साथ ही वह फेलोज परिवार को आशा की एक किरण भी देना चाहते थे, भले ही वह लगभग न के बराबर हो। क्या तुम्हें वास्तव में आशा दिखती है? वलेरियो ने पूछा। हाँ ग्रैंपा वैल, इतने सालों के बाद मुझे आशा की यही एकमात्र किरण दिखी है। मैं एक जुआ खेलना चाहती हूँ, एल्बर ने उत्तर दिया। ठीक है एल्बर, चूंकि तुम इतनी दृढ़ हो तो मैं तुम्हें पीछे नहीं रोकूंगा। मैं तुम्हें यह मौका दूंगा, चाहे तुम सफल हो या नहीं। बस इसे बहादुरी से करो। मैं तुम्हारे लिए परिवार के मुखिया से बात करूंगा, भले ही मुझे अपनी गरिमा को दांव पर लगाना पड़े। वलेरियो ने अंतिम निर्णय लिया। अंत में उन्होंने एल्बर पर भरोसा करने का फैसला किया। आखिरकार उन्होंने उसे बड़ा होते देखा था, इसलिए उन्होंने सोचा कि वह गलत निर्णय नहीं लेंगे। भले ही वह गलत थे, वह परिणाम भुगतने का जोखिम उठा सकते थे। बुरा से बुरा ये होगा कि वह सिर्फ ट्रेजर ट्रोव को छोड़ देंगे। धन्यवाद ग्रैंपा वैल, धन्यवाद। एल्बर खुशी से रो पड़ी। वह जानती थी कि ग्रैंपा वैल उसका समर्थन करेंगे। जब वह छोटी थी तब से वह उसके प्रति वास्तव में अच्छे रहे थे। एल्बर, भले ही मैंने तुम्हारी मदद करने और तुम्हें घर में बंद न करने का वादा किया है, मुझे कुछ याद दिलाना है, वलेरियो ने कहा। यह क्या है? मैं पूरी तरह सुन रही हूँ, एल्बर ने खुद को संभाला और उत्तर दिया। तुम्हारा एक मंगेतर है और पैल्मो परिवार जैसा बड़ा परिवार अपनी प्रतिष्ठा को बहुत महत्व देता है। तुम्हें भविष्य में पुरुषों से दूर रहना चाहिए और उनके साथ अकेला नहीं होना चाहिए। यदि बात बाहर निकलती है और पैल्मो परिवार को पता चलता है तो परिणाम गंभीर होंगे। वलेरियो के ऐसा कहने के बाद एल्बर तुरंत समझ गई। परिवार के वरिष्ठों को पता चल गया कि वह साहिल के साथ एक ही जहाज पर वापस आ रही है और फिर उसे ट्रेजर ट्रोव के मुख्यालय के आसपास ले आए। एल्बर ने वास्तव में इसकी उपेक्षा की थी। साहिल द्वारा कॉर्नेलियस के बगल में मौजूद 2 बिगिनर सॉवरन रैंकर्स को आसानी से मार देने के बाद एल्बर ने अपने दिल में साहिल की पहचान की पुष्टि कर दी थी। वह इतना युवा और इतना शक्तिशाली था, इसलिए केवल एक सेक्रेड सेंट ही उसके जैसे किसी व्यक्ति को तैयार कर सकता था। उस समय वह केवल उसके अच्छे पक्ष में रहना चाहती थी ताकि वह भविष्य में साहिल और उसके मास्टर की मदद ले सके। इसीलिए उसने इन छोटी बारीकियों पर ध्यान नहीं दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह वरिष्ठों के कानों तक पहुंचेगा, जिससे वे एक छोटे से मुद्दे पर बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देंगे। अध्याय 1696। चूंकि वलेरियो ने परिवार के वरिष्ठों का प्रतिनिधित्व करते हुए इसका उल्लेख किया था, इसलिए एल्बर भविष्य में इस पर अधिक ध्यान देगी। यदि नहीं तो घर में बंद किए जाने पर उसका विनाश हो जाएगा। ग्रैंपा वैल, मैं समझ गई। मैं अधिक ध्यान दूंगी और आपको मुसीबत में नहीं डालूंगी, एल्बर ने कहा। ठीक है, यदि तुम समझती हो तो अच्छा है। ठीक है, यदि और कुछ नहीं है तो जाओ अपना बड़ा काम करो। मैं तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा, वलेरियो ने मुस्कुराते हुए कहा। उनका आखिरी वाक्य स्पष्ट रूप से एक मजाक था, लेकिन एल्बर ने सोचा कि वह गंभीर थे। ग्रैंपा वैल, चिंता न करें, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। आप आज के अपने फैसले के लिए खुद को धन्यवाद देंगे। पूरा फेलोज परिवार आपको धन्यवाद देगा। ठीक है, हाँ, मैं इंतजार करूंगा। एल्बर वलेरियो के अध्ययन कक्ष से बाहर आए और एक गहरी सांस ली। वह अब पीछे नहीं मुड़ सकती थी। एंडर्स बाहर आने वाला था और साहिल उसकी एकमात्र आशा थी। उसे जल्द से जल्द साहिल को उसके मास्टर का कार्य पूरा करने में मदद करनी थी। उस तरह वह साहिल से उसके मास्टर को बुलाने के लिए कह सकती थी। वह एक सेक्रेड सेंट को देखने के बाद ही उससे शर्तों पर बात कर सकती थी। यदि वह उसे देख भी नहीं पाती तो वह उससे उसकी मदद करने के लिए कैसे कहती। हालांकि उसे अब से साहिल के साथ अपनी दूरी पर भी नजर रखनी थी। उसने आखिरकार ग्रैंपा वैल को अपनी मदद के लिए मना लिया था, इसलिए वह परिवार के वरिष्ठों को अपने बारे में कोई गंदगी नहीं लेने दे सकती थी। यदि ऐसा हुआ तो ग्रैंपा वैल के लिए खुद को समझाना मुश्किल हो जाएगा। साहिल को एक बहुत ही शानदार कमरे में रहने की व्यवस्था की गई थी। जल्द ही खट 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 किसी ने दरवाजा खटखटाया। कौन है? साहिल ने आदत के कारण पूछा।
मास्टर साहिल, यह मैं हूँ। दरवाजे से मिक की आवाज आई। साहिल ने दरवाजा खोला। मिक हाथ में एक लाल लिफाफा लिए बाहर खड़ा था। मास्टर साहिल, यह 1 सप्ताह के समय में ट्रेजर ट्रोव मुख्यालय की नीलामी के लिए निमंत्रण पत्र है। जब समय आएगा तो आप इसके साथ कार्यक्रम स्थल में प्रवेश कर सकते हैं। जैसा कि मिक ने कहा, उसने लाल लिफाफा साहिल को थमा दिया। ये सुनकर साहिल की आंखें चमक उठीं। उसे आखिरकार नीलामी का निमंत्रण मिल गया। ये बहुत बढ़िया था। इसके साथ वह बहुत जल्द एक पार्शल सेंट बन सकता था। धन्यवाद ओल्ड सर। निमंत्रण मिलने के बाद साहिल ने ईमानदारी से धन्यवाद दिया। जो कोई भी उसे अपनी ताकत बढ़ाने से रोकता वह उसका दुश्मन होता। इसके विपरीत जिसने भी उसकी मदद की वे उसके मित्र थे। मास्टर साहिल, आप बहुत दयालु हैं। मिस एल्बर ने मुझे ऐसा करने का आदेश दिया था, इसलिए आपको उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। मैं तो बस एक संदेशवाहक हूँ। ओल्ड सर, चाहे कुछ भी हो, आपने मेरी बहुत मदद की। यदि आपको भविष्य में किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस मुझसे पूछें। जब तक यह मेरी शक्ति के भीतर होगा मैं कभी ना नहीं कहूँगा। कोई ज़रूरत नहीं है, आप बहुत दयालु हैं। यदि और कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। यदि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस मुझे बुला लें। मैं यहाँ ठीक हूँ, इसलिए मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद ओल्ड सर, यह मेरा काम है। अलविदा मास्टर साहिल। बाय ओल्ड सर। मिक चला गया। उसने सोचा कि साहिल बस उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था ताकि वह मिस एल्बर के बारे में पूछ सके। उसे अभी तक एहसास नहीं हुआ था कि वह क्या ठुकरा रहा है। वह एक सीक्रेट सेंट या उससे ऊपर का वादा था। कुछ समय में मिक को अत्यधिक पछतावा होगा। उसके पास साहिल का पक्ष लेने का मौका था, लेकिन उसने मना कर दिया। अध्याय 1697। साहिल लाल लिफाफा लेकर कमरे में वापस चला गया। इसे खोलने के बाद उसने देखा कि अंदर एक गोल्ड कार्ड है। कार्ड की सामग्री बहुत सरल थी। कोई शब्द नहीं थे, केवल ट्रेजर ट्रोव का एक लोगो था। साहिल ने गोल्ड कार्ड को छुआ। ये चिकना, मुलायम और छूने में सुखद लगा। ये किसी कीमती धातु से बना होना चाहिए। ये पृथ्वी पर सोने जैसा ही था, लेकिन यह निश्चित रूप से उससे अधिक कीमती था। ट्रेजर ट्रोव वाकई में धनवान था। यहाँ तक कि उसका निमंत्रण पत्र भी इतना नाजुक था। इस छोटे से कार्ड को बनाने की लागत उस वेतन के बराबर थी जो एक सामान्य व्यक्ति जीवन भर कमाएगा। यह उच्च वर्ग था। सामान्य लोगों के लिए इसे समझना मुश्किल था। कार्ड को वापस लिफाफे में रखते हुए साहिल को निमंत्रण पत्र मिलने के बाद काफ़ी खुशी महसूस हुई। इसके साथ वह 1 हफ्ते बाद नीलामी घर में न्यायपूर्ण और सम्मानजनक रूप से चल सकता था। साहिल ने अपने सिस्टम की ओर देखा। होस्ट साहिल खुराना। बैलेंस 9,996,999,990,990 बॉडी Sovereign level 5, you may upgrade one level using 1000 lavish points. Mind Sovereign level 1, you may upgrade using 1000 lavish points. Combat Eternal Realm Mid Sovereign Ranker. Combat skills Void Punch Perfection, Air Crushing Slap Perfection, Evil Splitting Sword Technique Perfection. Skills Ancient Traditional Medicine Perfection. Lavish Points 920। यदि वह पार्शल सेंट बनना चाहता था तो उसे एक ही समय में अपने माइंड और बॉडी को सॉवरन लेवल 10 तक उठाना होगा। उसे अभी भी 14,000 लाविश पॉइंट्स की आवश्यकता थी और उसके पास पिछली बार के 920 लाविश पॉइंट्स बचे थे, जिसका अर्थ था कि उसे वास्तव में 13,080 लाविश पॉइंट्स की आवश्यकता थी। साहिल को 1 सप्ताह बाद नीलामी में 1310 बिलियन खर्च करने की आवश्यकता थी। पार्शल सेंट हाथ के इतने करीब था। साहिल की समझ के अनुसार ट्रेजर ट्रोव द्वारा इस बार आयोजित की जाने वाली बड़ी नीलामी में बहुत सारे खजाने होंगे, इसलिए कीमतें कम नहीं होंगी। हजारों बिलियन खर्च करना काफ़ी आसान होगा। साहिल नीलामी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। एल्बर के वलेरियो के अध्ययन कक्ष से बाहर निकलने के बाद वह साहिल के पास नहीं गई। उसे साहिल से अपनी दूरी बनाए रखनी थी। यदि नहीं तो उसके परिवार के वरिष्ठों को पता चलने पर वे उसे घर में बंद कर देंगे। यदि ऐसा हुआ तो वलेरियो उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। जब वह अपने कमरे में वापस गई तो एल्बर ने एल्मा से संपर्क किया और उससे जल्द ट्रेडिंग कंपनी बनाने के लिए कहा। मास्टर एंडर्स पैल्मो बाहर आने वाले थे। एक बार जब वह बाहर आ गया तो एल्बर को सुर्खियों में धकेल दिया जाएगा क्योंकि वह उसकी मंगेतर थी। उसकी तुरंत उसके परिवार में शादी भी हो सकती थी। यदि ऐसा हुआ तो उसके लिए कुछ भी करना मुश्किल होगा, इसलिए चीज़ें अब बहुत ज़रूरी थीं। एल्बर को साहिल से किया अपना वादा जल्द से जल्द पूरा करना था। उसने शुरू में नीलामी के बाद ही इस बारे में सोचने की योजना बनाई थी, लेकिन ऐसा लगा कि वह अब इसमें देरी नहीं कर सकती। एल्बर ने साहिल से पूछा कि वह नई ट्रेडिंग कंपनी का नाम क्या रखेगा ताकि वह कंपनी को रजिस्टर कर सके। साहिल ने इसे ईस्ट लीग ट्रेडिंग कंपनी कहने में संकोच नहीं किया। वह तब से इस नाम का उपयोग कर रहा था जब वह पृथ्वी पर था और उसने सोचा कि यह काफ़ी अच्छा है। साथ ही इसने साहिल को बहुत लाभ पहुंचाया और उसकी ताकत को पूरे रास्ते आसमान छूने में मदद की।
इसलिए उसने इसे न बदलने का फैसला किया। ठीक उसी तरह सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट के वेस्ट एंड में एक बड़े ट्रेड जोन में ईस्ट लीग ट्रेडिंग कंपनी का जन्म हुआ। पूरे महाद्वीप में हर दिन अनगिनत ट्रेडिंग कंपनी स्थापित की जाती थीं और साथ ही खराब प्रबंधन के कारण उनमें से अनगिनत दिवालियां भी हो रही थीं। अध्याय 1698। इसलिए ईस्ट लीग ट्रेडिंग कंपनी की स्थापना ने किसी को चौंकाया नहीं। कोई नहीं जानता था कि साहिल के असीमित धन के तहत ईस्ट लीग ट्रेडिंग कंपनी जल्द ही एक डाक हाउस बन जाएगी। ये बिजली की गति से हर बड़े व्यापार क्षेत्र में फैल जाएगी। साहिल ने ट्रेडिंग कंपनी के बारे में नहीं पूछा क्योंकि वह चुपचाप नीलामी का इंतजार कर रहा था। यही वह चीज़ थी जिसकी साहिल को अब सबसे अधिक परवाह थी। बेशक ट्रेडिंग कंपनी भी महत्वपूर्ण थी, हालांकि उसे अभी भी इससे परिणाम प्राप्त करने के लिए इंतजार करने की ज़रूरत थी। दूसरी ओर नीलामी ठीक उसके सामने थी। अपनी योजना के अनुसार साहिल नीलामी के बाद पार्शल सेंट बन जाएगा। अपने मजबूत दिमाग और अपनी ईवल स्प्लिटिंग स्वॉर्ड, जो कि प्रथम श्रेणी का सोल बाउंड वेपन है, के साथ वह शायद एक असली सेंट को नहीं हरा पाएगा, लेकिन सेंट रेल्म से नीचे का कोई भी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। जब समय आएगा तो उसे सेंट रेल्म के नीचे नंबर 1 अस्तित्व माना जाएगा। भले ही स्टार किंगडम एक लेवल 7 सभ्यता थी, एक पार्शल सेंट पहले से ही अजेय था। वह स्टार किंगडम की किसी भी ताकत से नहीं डरेगा जब तक कि कोई सेंट रेल्म ग्रैंड मास्टर शामिल न हो। जब समय आएगा तो साहिल के पास ताकतवरों से भरे इस खतरनाक स्टार किंगडम में खुद की रक्षा करने की थोड़ी शक्ति होगी। जब ईस्ट लीग ट्रेडिंग कंपनी पहली बार स्थापित हुई थी तो साहिल ने कंपनी के विकास के लिए ईस्ट लीग ट्रेडिंग कंपनी के कंपनी खाते में $1 ट्रिलियन ट्रांसफर किए थे। हालांकि चूंकि पैसा अभी तक खर्च नहीं हुआ था, साहिल को तुरंत लैविश पॉइंट्स नहीं मिल सके। वही ईस्ट लीग ट्रेडिंग कंपनी द्वारा पैसा खर्च करने के बाद ही लैविश पॉइंट्स प्राप्त कर सकता था। साहिल को $100 मिलियन खर्च करने के बाद एक लैविश पॉइंट मिलेगा। जब दूसरे $1 ट्रिलियन देखते तो वे संख्या देखकर डर सकते थे। हालांकि चूंकि अल्बर्ट ट्रेजर ट्रोव की तीसरी युवा मालकिन थी, उसे इसकी आदत थी। वह एक ऐसे परिवार में पैदा हुई थी जिसके पास अनगिनत धन था, इसलिए वह जानती थी कि किसी के पास कितना भी पैसा हो, वह सब बाहरी है। ताकत वह चीज़ थी जो वास्तव में उसकी थी। ताकत के साथ व्यक्ति को असीमित धन मिलेगा। इसके विपरीत ताकत के बिना जो धन व्यक्ति के पास शुरू में था, वह भी अंततः उन्हें छोड़ देगा। व्यक्ति को अपने धन की रक्षा के लिए उसी स्तर की ताकत की आवश्यकता होती है। यदि यह असंतुलित हुआ तो अंत भयानक होगा। फेलोज परिवार एक बेहतरीन उदाहरण था। यदि उन्होंने खुद को बचाने का रास्ता नहीं निकाला तो फेलोज परिवार कुछ सालों के बाद पैल्मो परिवार द्वारा निगल लिया जाएगा। अंत में वे अपना धन और अपना जीवन खो देंगे। भले ही फेलोज परिवार ने बहुत पहले ही पैल्मो परिवार की महत्वाकांक्षा का पता लगा लिया था, फिर भी उनके पास इतने सालों के बाद उससे लड़ने का कोई रास्ता नहीं था। वे केवल इतना ही कर सकते थे कि पैल्मो परिवार के हर एक अनुरोध को पूरा करें, इस उम्मीद में कि उन्हें मौत के दरवाजे पर संघर्ष करने के लिए और समय मिलेगा। फेलोज के पास सेंट रेल्म के 5 ग्रैंड मास्टर्स थे। वे अन्य ताकतों को डरा सकते थे, लेकिन स्कैर्ड सेंट वाले पैल्मो परिवार के लिए वे 5 कुछ भी नहीं थे। पैल्मो परिवार ने अपने शक्तिशाली सेक्रेड सेंट के कारण ही बिना किसी संकोच के फेलोज परिवार से इतना कुछ लेने की हिम्मत की। 3 दिन बाद नीलामी शुरू होने में 2 दिन शेष। सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट के वेस्ट एंड के सुपर लार्ज ट्रेड जोन में एक अवांछित अतिथि आया। यह आर्किमिडीज था, जो वेस्ट एंड की तलाशी के लिए जिम्मेदार लाइटफुट परिवार का पहला उत्तराधिकारी था। उन्होंने बहुत कम समय में एक बड़ी दूरी तय करने के लिए वर्महोल का उपयोग किया। वह सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट के ईस्ट एंड से वेस्ट एंड पहुंचा। आर्किमिडीज के आगमन ने पूरे वेस्ट एंड को घबराहट महसूस कराई। लाइटफुट परिवार के दूसरे उत्तराधिकारी कॉर्नेलियस की मृत्यु की खबर यहाँ की प्रमुख ताकतों में फैल गई थी। हर कोई इस बात पर चर्चा कर रहा था कि लाइटफुट परिवार के प्रत्यक्ष वंशज को मारने वाला इतना साहसी कौन था। ये जानने के बाद कि आर्किमिडीज यहाँ क्यों था, हर प्रमुख ताकत चिंतित थी कि लाइटफुट परिवार उन्हें निशाना बनाएगा और वे उस परिवार को नाराज कर देंगे जो अभी भी गुस्से में था। अध्याय 1699। भले ही ट्रेजर ट्रोव वेस्ट एंड की सबसे बड़ी कंपनी थी, फेलोज परिवार वेस्ट एंड का निर्णय लेने वाला नहीं था। उनमें ये ताकत नहीं थी। दूसरी ओर केवल ट्रेजर ट्रोव का प्रभाव और व्यापार की मात्रा वेस्ट एंड की अन्य कंपनियों की तुलना में बड़ी थी। इसके अलावा इसका मुख्यालय भी यहीं था। इस प्रकार हर कोई वेस्ट एंड में ट्रेजर ट्रोव की स्थिति को स्वीकार करता था। ईस्ट एंड, साउथ एंड और नॉर्थ एंड सभी वेस्ट एंड जैसी ही स्थिति में थे। केवल सेंट्रल अलग था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सेंट्रल की होली रूट ट्रेडिंग कंपनी का नियंत्रक सेंट्स एसोसिएशन था, जो स्टार किंगडम का सबसे अद्भुत संगठन था। सेंट्स एसोसिएशन पूरे सेंट्रल सेक्रेड कॉन्टिनेंट और यहाँ तक कि स्टार किंगडम में अंतिम निर्णय लेने वाला होगा। सेंट्रल की तो बात ही छोड़िए, ये स्टार किंगडम के सभी सेंट्स वाला संगठन था। स्टार किंगडम में कोई भी सेंट्स एसोसिएशन के अधिकार को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा, यहाँ तक कि पैल्मो परिवार भी नहीं, जिसके पास सेक्रेड सेंट था।
बेशक पैल्मो परिवार का सेक्रेड सेंट भी सेंट्स एसोसिएशन की वरिष्ठ हस्तियों में से एक था और उनका इसमें बहुत अधिकार था। इसलिए परिवार को सेंट्स एसोसिएशन को नाराज करने की जरूरत नहीं थी। वेस्ट एंड पहुंचने के बाद आर्किमिडीज स्पेनलर की शाखा में रुका और योजना बनाने लगा कि वह वेस्ट एंड की तलाशी कैसे लेगा। सच कहूं तो लाइटफुट परिवार ने अन्य क्षेत्रों की तलाशी के लिए जिन मुख्य लोगों को भेजा था वे बिना किसी लक्ष्य के इधर उधर भाग रहे थे। उनके हत्यारे को खोजने की संभावना बहुत कम थी, जैसे भूसे के ढेर में सुई ढूंढना। लाइटफुट परिवार केवल अपना गुस्सा जाहिर करने की कोशिश कर रहा था। यदि उनके प्रत्यक्ष वंशज और दूसरे उत्तराधिकारी की मृत्यु के बाद उन्होंने कुछ नहीं किया तो बाहरी लोग उन्हें कैसे देखेंगे। उनकी वास्तविक योजना एक सेंट रेल्म ग्रैंडमास्टर को बाहर आने के लिए कहना था। फिर ग्रैंडमास्टर उस ब्लड एसेंस का उपयोग करेगा जो कॉर्नेलियस घर पर छोड़ गया था, ब्लडलाइन गाइडेंस स्पेल डालेगा और कॉर्नेलियस के जीवित रहने के दौरान उसके सटीक स्थान का पता लगाएगा। फिर वे वहां से फैल जाएंगे जहां वह मरा था। लाइटफुट परिवार के मुखिया ने ग्रैंडमास्टर को इस बारे में बता दिया था। जहां तक बात है कि उनमें से कौन इसे करेगा और कब करेगा, यह मुखिया के नियंत्रण में नहीं था। केवल सेंट्स ही ब्लडलाइन गाइडेंस स्पेल डाल सकते थे, इसलिए लाइटफुट परिवार केवल धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर सकता था। बाहरी दुनिया तनाव महसूस कर रही थी, लेकिन साहिल ने कुछ भी महसूस नहीं किया क्योंकि वह हमेशा अपने कमरे में रहता था। आर्किमिडीज चाहे कितना भी अजेय क्यों न हो, वह ट्रेजर ट्रोव के मुख्यालय की तलाशी लेने की हिम्मत नहीं करेगा। फेलोज परिवार अभी उस स्थिति में नहीं गिरा था। साहिल के जीवन का सबसे अच्छा समय बीत रहा था क्योंकि अल्बा उसके पास नहीं आई थी। समय धीरे धीरे बीतता गया और जल्द ही नीलामी का दिन आ गया। साहिल सुबह जल्दी उठ गया ताकि वह खुद को धो सके और संवार सके। उसे अपनी उपस्थिति के कारण दरवाजे पर रोका नहीं जा सकता था, भले ही इसकी संभावना बहुत कम थी। ये सब करने के बाद उसने अपनी तलवार की म्यान ली और अपनी उत्कृष्ट वाइन ऑफ 100 फ्लावर्स एंड फ्रूट्स उठा ली। जब वह जाने के लिए तैयार हुआ तो किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। खट खट खट। साहिल ने बिना पूछे दरवाजा खोल दिया। अध्याय 1700। मास्टर साहिल, नीलामी आज है, कृपया तैयार रहें और मैं आपको थोड़ी देर में वहां ले जाऊंगा, मिक ने दरवाजे के बाहर से कहा। धन्यवाद ओल्ड सर, मैं तैयार हूं, हम अब जा सकते हैं, साहिल ने उत्तर दिया। कृपया मेरे साथ आएं, मास्टर साहिल। साहिल मिक के पीछे पीछे चला। अंत में वे एक शानदार विशाल इमारत के पास आए। 4 इमॉर्टल रैंक रक्षक दरवाजे की रखवाली कर रहे थे। केवल ट्रेजर ट्रोव जैसी धनवान शक्ति ही इमॉर्टल रैंकर्स को रक्षकों के रूप में उपयोग कर सकती थी। मास्टर साहिल, वह नीलामी का स्थल है, कृपया प्रवेश करने से पहले रक्षकों को अपना निमंत्रण पत्र दिखाएं। अभी जल्दी है और नीलामी केवल 3 घंटे बाद शुरू होगी। आप बाहर की सड़कों पर घूम सकते हैं और शुरू होने से 1 घंटे पहले वापस आ सकते हैं। कृपया देर न करें। एक बार नीलामी शुरू हो जाने के बाद किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है, भले ही आपके पास निमंत्रण पत्र हो, मिक ने कुछ ही दूरी पर स्थित दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा। ठीक है, मैं समझ गया, धन्यवाद ओल्ड सर, साहिल ने धन्यवाद दिया। आपका स्वागत है, ये सभी मिस एल्बर के आदेश हैं, मैं तो बस एक संदेशवाहक हूँ। मुझे अभी भी आपको धन्यवाद देना है। क्या आपके पास कोई प्रश्न है? यदि नहीं तो मैं आपसे अनुमति लूंगा। ठीक है ओल्ड सर, ये पहली बार है जब मैं किसी बड़ी नीलामी में भाग ले रहा हूँ। क्या ऐसी कोई चीज़ है जिसका मुझे ध्यान रखना चाहिए? साहिल ने पूछा। मिक ने यह नहीं पूछा कि साहिल ने कितनी बार भाग लिया है। चूंकि मिस एल्बर साहिल को यहाँ लाई थी, इसलिए मिक का इससे कोई लेना देना नहीं था। मास्टर साहिल, जैसा कि नाम से पता चलता है, यह एक ऐसा कार्यक्रम है जहाँ वे कई वस्तुओं की नीलामी करेंगे। आयोजक एक वस्तु निकालेंगे और फिर उसके उपयोग और कार्य के बारे में बताएंगे। यदि आपको लगता है कि यह आपके लिए उपयोगी है तो आप बोली में भाग ले सकते हैं। अन्य मेहमान जिन्हें आपकी तरह ही चीज़ की ज़रूरत है, वे भी उस पर बोली लगाएंगे। जो व्यक्ति उच्चतम कीमत की पेशकश करेगा उसे अंत में वह चीज़ मिल जाएगी। यह इतना आसान है, मिक ने समझाया। क्या कोई प्रतिबंध हैं? उदाहरण के लिए, क्या कोई मूल्य सीमा है, या वे जांच करेंगे कि बोली लगाने वाले के पास पैसा है या नहीं? साहिल ने पूछना जारी रखा। मास्टर साहिल, आप मजाकिया हैं। नीलामी में प्रवेश करने के लिए निमंत्रण प्राप्त करने वाला हर व्यक्ति बहुत प्रतिष्ठित है और सम्मान का पात्र है। यह असंभव है कि वे किसी वस्तु के लिए बोली लगाएं लेकिन उनके पास भुगतान करने के लिए पैसे न हों। वे खुद को इस तरह अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकते। भले ही युवाओं के साथ ऐसा कुछ होता है, उनके पीछे की ताकतें फिर भी समय पर पैसा भेज देंगी। इसलिए कोई प्रतिबंध नहीं है। आप कह रहे हैं कि मैं बोली लगाना जारी रख सकता हूं? साहिल ने पूछा। वह बहुत खुश महसूस कर रहा था। मास्टर साहिल, मिस एल्बर आपको यहाँ लाई हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आपका दर्जा काफ़ी ऊंचा है और आप दुर्भावनापूर्ण रूप से बोली नहीं लगाएंगे। इस नीलामी के खजानों की कीमत बहुत अधिक है।
यदि आपके पास उनके लिए पैसे नहीं हैं तो न केवल आप अपमानित होंगे बल्कि मिस एल्बा भी इसमें शामिल होंगी। साथ ही ट्रेजर ट्रोव ने कई वर्षों तक इस नीलामी की तैयारी की है, इसलिए कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। मिक ने तुरंत सलाह दी। उसे चिंता थी कि साहिल नीलामी में परेशानी पैदा करेगा। यदि उसके पास उन वस्तुओं के लिए पैसे नहीं थे जिन पर उसने बोली लगाई थी तो ये परेशानी वाली बात होगी। मुख्य बात यह थी कि वे नहीं जानते थे कि साहिल कौन है, इसलिए यह एक अज्ञात तत्व था। मैं बाद में मिस एल्बा से पूछूंगा। मैं समझ गया, यदि मेरे पास पैसे हैं तो मैं जो चाहूं उस पर बोली लगा सकता हूं। हाँ, लेकिन मिक ने कुछ देर सोचा लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपने मन में जोड़ा, तुम इतने छोटे हो, तुम्हारे पास कितना पैसा है? भले ही तुम किसी बड़े परिवार से हो या किसी प्रमुख ताकत के प्रत्यक्ष वंशज हो, तुम्हारे पास सीमित मात्रा में पैसा होगा, है ना? इस तरह की बड़ी नीलामियों में बहुत कम युवा आएंगे। इसके बजाय आमतौर पर शक्ति का प्रभारी व्यक्ति होता था। आखिरकार इसमें बहुत सारा पैसा शामिल था। यहाँ के बहुत से खजाने बल की समग्र शक्ति में बहुत सुधार कर सकते थे। इस प्रकार उन्हें उन पर बोली लगाने के लिए कुछ जोखिम उठाने की आवश्यकता होगी। भले ही युवा व्यक्ति प्रत्यक्ष वंशज या उत्तराधिकारी हो, वे आमतौर पर निर्णय नहीं ले सकते थे। चिंता न करें ओल्ड सर, मैं खुद पर नियंत्रण रखूंगा। मिस फेलोज और ट्रेजर ट्रोव मुझ पर भरोसा करते हैं तो मैं कैसे परेशानी पैदा कर सकता हूं? साहिल ने कहा। वह बता सकता था कि मिक क्यों चिंतित था। खैर, मुझे आशा है कि आपको इस नीलामी में अपनी पसंद की कोई चीज़ मिल जाएगी। यदि और कुछ नहीं है तो मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। मिक ने विदाई ली। उसे अभी भी साहिल की पहचान की पुष्टि करने के लिए मिस एल्बा के पास जाने की ज़रूरत थी। धन्यवाद, बाय। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।